I can take the message. नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, ओके, ये आपको कहाँ से आया? कहाँ हमने नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कल पढ़े हैं? ओके, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स आर दी विटामिन सी, vinegar is also which is used in a home remedies. Natural preservatives एक तो salt होते हैं. I don't know for which you are asking for. If you are just want to preserve the things, okay, like pickles and all, so उसमें तो हमारे salt stress देते हैं. Natural oils, सरसों का oil है जो, तो okay, उसमें सारे pickles डलते हैं. And the salts are the natural, okay, salts जो हैं, sugar का value ज़्यादा कर दो, salt की value ज़्यादा कर दो, so they are working as the प्रिजर्वेटिव्स. विटामिन सी इज अ प्रिजर्वेटिव. आपने देखा है कि बीच में प्रिजर्वेटिव इसमें अचार भी डालते हैं हम. अगर विनेगर भी नेचुरल सोर्सेज है, एप्पल साइडर सिडार विनेगर, दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रिजर्वेटिव, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि उसमें क्या डालना है, किस तरह की चीज की आप बात कर रहे हैं और किस तरह का प्रेपरेशन आपने बनानी है. प्रेपरेशन इज फॉर फ्यू डेज, फ्यू वीक्स और ईयर्स, लाइक पिकल्स तो ईयर्स तक भी चलते हैं. ठीक है, सो आई रियली वांटेड टू नो कि किस तरह का है. तो प्रिजर्वेटिव्स आर वेरिड क्वालिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी the dish or the preparation which you really wanted to actually um, मेक. ओके, सो अगर आपको बनानी है, पिकल्स बनाने हैं, कुछ बनाना है, तो इट entirely depends upon that. So just see what kind of the preparation you really want to make. Okay, so the continuously so now we will be going to concentrate upon the water supply and the waste. Okay, so सबसे पहले क्या है, we should know about the water. Okay, water's uses, everybody knows that it's a major water solvent. हम सब कुछ तो water में prepare करते हैं, सब्जियां, दालें, आटा गूंदना, whatever, जो simple language में बोलती हूँ. So everything is prepared, the food items which we take, and the water intake is also very much necessary, because you know that we have to take a few liters, 4 to 5 or at least 3 to 4 तो लेना ही है एक दिन में जो हम water का intake करते हैं. ठीक है, so because to remove the toxins from our body, because if you have the more of the water, even the free radicals which are formed during the metabolism, which is a naturally formed metabolic processes हैं, नेचुरली जो फॉर्म होते हैं हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, फ्री रेडिकल साथ में जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, so we have to be taken care of that, so these toxins could be removed with the intake of the water, because as you take the water, and then the water will be actually taking those toxins into the urine that could be excreted. More of the water you are taking and more of the toxin removal would be there for the toxins. Okay, so from the your body, removal from the urinary tract or the in the urine they would be going. Okay, so सबसे पहले now we are discussing, now we are not taking actually talking about the biochemistry. Okay, अगर हम biochemistry की तरह बात करेंगे, so then we'll start talking about the metabolism of the protein, carbohydrate, lipids, and then water intake also कैसे digestion में role play करता. But now this is not the thing. अब हमने वाटर तो लेना ही लेना है. वी नो देखिए वाटर की इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट्स अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पीएच को मेंटेन करेगा, पूरी बॉडी के लिक्विड को, हाइड्रेशन कंडीशन को मेंटेन करके रखेगा, जितना वॉल्यूम हमें चाहिए उतना मेंटेन करके रखेगा. वाटर फीवर लोरिंग भी है, सॉल्वेंट भी है, टॉक्सिन रिमूवल भी है. तो ये इसके इतने फंक्शंस हैं कि आप वाटर का फंक्शंस को आप जितना मर्जी लिस्ट कीजिए, द लिस्ट इज सो लॉन्ग. ओके, सो अब हमने ये देखना है कि इफ द वाटर इज कंटेमिनेटेड, और अगर वाटर सप्लाई कैसी आ रही है और वाटर का डिस्पोजेबल कैसा है, डिस्पोजल कैसा है. ठीक है, सो वाटर सप्लाई कहाँ से आ रही है, बिकॉज अगर द वाटर सप्लाई अच्छी है देन वी हैव टू टेक इट. ओके, एंड देन अगर वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है, देन आप को बीमारियों के, कंटेमिनेटेड वाटर से इन्फेक्शन के, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के, और बहुत सारी और चांसेस हैं. इन्फेक्टेड फूड आप प्रिपेयर करोगे वाटर में. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स वुड बी अफेक्टेड. एंड द वाटर डिस्पोजल कैसा, बिकॉज वेन एवर यू आर यूजेस, जो वाटर डिस्पोजल है आपकी वाटर जो आपके क्लोथ क्लीनिंग के बाद है, या यूटेंसिल्स क्लीनिंग के बाद है किचन में, आफ्टर फूड प्रिपरेशन के बाद है, और क्लीनिंग के बाद जो आपकी जो जनरल क्लीनिंग होती है घर की, उसके बाद है.
और अगर वो वाटर डिस्पोजल मतलब यूज्ड वाटर डिस्पोज कंटेमिनेटेड वाटर डिस्पोजल विद द सोप सॉल्यूशंस विद द डस्ट फ्रॉम द क्लीनिंग, अगर डिस्पोजल है तो वो कैसा होगा और किस तरह से चलेगा, ठीक है। और वो कैसे होना चाहिए, बेसिकली चाहिए, होता है जैसा होता है वो एक अलग बात है, बट होना कैसा चाहिए। The last few decades as the business of the rapid pace of the industrialization or development, so the major outcome is the phenomenon of the urbanization and resulting pressure of the resources of the water and the waste disposal system। बात ये है कि ये अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लग चुकी हैं, वहाँ भी वाटर की यूसेज है। सम फैक्ट्रीज दे मेक डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड आइटम्स एंड देन वाटर वुड बी द कंटेमिनेटेड वन, ठीक है। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है और बहुत तरह की इंडस्ट्रीज हैं, तो वो सारी की सारी जो उनका डिस्पोजल डिस्पोजल वेस्ट है, अच्छा मेडिकल डिस्पोजल वेस्ट भी है, डॉक्टर से हॉस्पिटल से, और वहाँ से भी वाटर डिस्पोजल है। एंड सम ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री से भी वाटर डिस्पोजल है, ठीक है। तो वो वाटर सारा कंटेमिनेटेड, सो यू हैव टू सी कि किस तरह का वाटर कहाँ, बाय हैजर्डस वेस्ट के साथ जो वाटर आता है दैट शुड बी एक्चुअली डिस्पोज एट अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म और डिफरेंट प्लेसेस पे, क्योंकि उसमें भी कंटेमिनेशन होगी। और जो केमिकल वेस्ट है वो भी डिस्पोजेबल भी अलग तरह की जगह पे होना चाहिए। और अगर सिंपल चलो घर की क्लीनिंग वाला वाटर है दैट कुड बी एक्चुअली वो तो सोप होगा या डस्ट वाला होगा, क्योंकि क्लीनिंग होगा, उसमें कोई कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं होते हैं। जो हॉस्पिटल या केमिकल इंडस्ट्री से आता है उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस हैं, ठीक है। रेडिएशंस के चांसेस हैं, इन्फेक्शंस के चांसेस हैं, माइक्रोब्स के चांसेस हैं, सब तरह के चांसेस हैं, ठीक है। सो आपको देखना पड़ेगा कि इस वाटर डिस्पोजल को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, किस जगह पे करेंगे, ये कितना कंटेमिनेशन होना होना चाहिए। और आम ह्यूमन जो गांव की और जो अ, उसकी जो लिस्ट है, मतलब जो अर्बन एरियाज हो गए, शहर हो गए, सिटीज हो गई, स्मॉल टाउन्स हो गए, ठीक है, छोटे कस्बे हो गए, बड़ी सिटीज भी हो गई, तो उनसे दूर, ताकि जो human beings are living over there, so they should not be coming into that contact, okay। So all these things would be taken care of when the disposal is also there। So the sources of water, सबसे पहले हम sources की बात करते हैं। sources कहाँ से हैं, जो हमने water, rivers, lakes, streams, okay। So these are some sources of the water, common sources, and it provided the food and drink being used by the recreation, transport of the energy, cooling, and the waste disposal, okay। So these are the things which are the basic sources which provide the both the food and the water, because this in this chapter we are just talking about the water sources and all, okay। सो द ड्रिंकिंग करने के लिए और रिक्रिएट भी करना है, ट्रांसपोर्ट करना है एनर्जी, एंड कूलिंग एंड द वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी, ठीक है। इस तरह से तो नेचुरल जो रिवर्स हैं, लेक, स्ट्रीम्स, मैन हैज आर्टिफिशियली क्रिएटेड द लेक्स एंड द रिजर्वॉयर्स आल्सो। So the altered courses and the constructed canals and adequate ducts, ठीक है, these are some of the resources of and the sources of water। Basically they are the resources of water and the sources of the water, okay। So interesting facts, some of the about the water, so you should know water introductory I mean introduction of the water should be to you, should be explained to you। So this is a major natural resource and it's a unique I mean molecule, okay, so on this earth, okay, and 2/3 of the planet is made up of the water and hence is the soil, and it appears blue when it actually seen from the moon, and it is often referred to as a white on the planet, water planet, okay। मून से जाके देखोगे तो इट कुड बी लुकिंग एज ए ब्लू वन। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ्स सरफेस, ये आपको पता होना चाहिए। लिटरली लिव इन द वाटर वर्ल्ड ऑफ द वाटर, हम हमेशा एक्चुअली क्योंकि 70-80%, 79% ऑफ द वाटर इज देयर, ओके। सो हम इसका मतलब हम वाटर के वर्ल्ड में ही रह रहे हैं। For this, most important of all, the liquid covers roughly 72% of the earth. Okay, so 79 is 72% exactly. This figure is given in the chapter. Okay, and then about 97% of the earth's water is in the ocean and the islands. Okay, जो ओशन एंड आइलैंड्स हैं, मतलब वाटर के भी डिफरेंट सोर्सेज हैं ना, तो उसमें से ओशन एंड आइलैंड्स में 97, टोटल 72% है।
Out of that 72%, 97 is resources are from the oceans and the islands. Okay, so another 2% is logged in the ice, in the polar caps, and in the glaciers, as in the snow. Obviously, that is also a water resources, ना, जिसकी ice बन चुकी हुई है. ठीक है. So only 1% is the usable. Okay, so this is non-usable water. Okay, non-usable water है जो कि 1% है. Usable water is only the 1%, and another the remaining part of the 70% कह लो आप is non-usable. Okay, वो हमारे लिए usable नहीं है, हम उसको इतना use नहीं कर सकते because it's a different kind of, वो hard water है या solvent की तरह काम नहीं करता है. They have the ingredients also. Okay, so this is the properties of the water. So in some of the places of the earth, the surplus of the water, in another water is scarce. कहते हैं, but some of the, otherwise we are talking that the 72% of the earth's surface is of the water, but then also some of the parts may have, some of the parts they don't have the water at all, they are the scarce in the water. Okay, and then all plants and animals are not adapted to the life in the sea, dependent on the small amount of the freshen. अब देखो कुछ तो फिर किसी किसी की तो लाइफ जो है वो सिर्फ वाटर डिपेंडेंट ही है ना. फिश है, मरीन एनिमल्स हैं, फ्रेश वाटर्स में जो सर्वाइव करते हैं, सो दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट, उनका तो सर्वाइवल ही वाटर के ऊपर है. ओके, लाइफ का. सो 1400 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर इज ऑन द अर्थ है, और the 97% is in the sea and naturally permanent in the oceans, and then the glaciers are also there. Okay, so all these are the sources of the water of the 72% of the earth, of the water is on the earth is covered. Okay, so what are the various natural resources of the water. अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो नेचुरल है, जो हम एक्चुअली जो हम यूज करते हैं ना खाना पीने के लिए, जो यूजेबल वाटर्स की अब हम बात करते हैं. एक तो ओशन, सी, रिवर्स, लेक, स्प्रिंग्स, वाटरफॉल्स एंड ग्लेशियर्स जो हैं वो स्नो कैप्ड माउंटेन्स, रेन्स एंड द पॉन्ड्स एंड द ग्राउंड वाटर, ये सारी तरह के रिसोर्सेज हैं. इसके अलावा और कोई रिसोर्स नहीं है वाटर का. Water in rivers, lakes, springs, ponds, and the groundwater are referred to as the fresh water and form the main sources of the water in the nature. Okay. So, fresh water from the island resources can be broadly classified into the surface water. एक तो सरफेस वाटर हो गया जो कंप्राइज क्या करता है, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है, हम अंडरग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं. तो सरफेस वाटर कौन सा होता है, एक तो रिवर्स जो ऊपर दिखती हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं. और ग्राउंड वाटर कौन सा है, जो नीचे है, जो वेल से निकालते हैं, जो स्प्रिंग से निकलता है. ठीक है. So the portion of the water falling on the lands soak into the ground. This is stored in the ground, underground tunnels, as the groundwater. So this is called the groundwater. जो अंदर है, जिसको हमें खोद के निकालना पड़ता है. We have to dig the earth, and then maybe sometimes now these days the water levels are, they are going very down in many of the area, and we have to dig so deep to fetch that water. Okay, so groundwater is purely is already percolated through the soil and purified the natural resources of the filtration. ऐसे हम कर रहे हैं काफ़ी कि जो रिसोर्सेज है ना उनको हम यूज़ कर रहे हैं. समटाइम्स हमें प्योरीफाई भी करना पड़ता है. हार्ड वाटर है, वी आर ट्राइंग इनफ कि जो वाटर के रिसोर्सेज है ना, हम क्योंकि बहुत कम 1% 2% वाटर ही यूज़ कर सकते हैं आउट ऑफ द 72% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज फॉर एनी काइंड ऑफ. लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि ऑब्वियसली जो बाकी का बचा हुआ भी रिसोर्सेज है ना, उसको भी हम यूजेबल काइंड ऑफ लगाएं, बिकॉज द वाटर रिसोर्सेज दे आर गोइंग वेरी डाउन, एंड वाटर इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग. यूजेबल वाटर की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है. तो बट फाइंडिंग द एडिक्वेट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज सप्लाइंग लार्ज अर्बन पॉपुलेशन इज डिफिकल्ट. ये बड़ा डिफिकल्ट है कि ग्राउंड वाटर ना एक्चुअली वेल्स वगैरह कहाँ होते हैं, रूरल एरिया में. ऐसे अर्बन एरियाज में दीज आर नॉट द फैशन, वेल्स आर नॉट इन फैशन. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि अर्बन एरिया की पॉपुलेशन को हम वाटर कैसे प्रोवाइड करें. सो दे हैव अ, बट सिटीज जो होती है ना, दे हैव अ गुड ग्राउंड वाटर सप्लाईज बेनिफिट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज मिनिमल. तो ट्रीटमेंट जो बेसिकली होती है ना, वो है रिमूविंग द एक्सेसिव मिनरल्स, क्योंकि वो मिनरल्स इतने ज़्यादा है ना ग्राउंड वाटर में, और जो नॉन यूजेबल वाटर है उसकी हम बात कर रहे हैं.
So that water is not usable because of the many kind of the minerals which are not very safe for the cooking and the drinking also, and we cannot just use that because that is not the solvent. वो ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम नहीं करता, क्योंकि अगर वो काम करेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज, डिसॉल्विंग प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है, बहुत चेंज्ड होती हैं, ऑलरेडी हो नहीं जाती हैं बाद में, दे आर ऑलरेडी चेंज्ड. Okay, so to make it drinkable, to make it usable for the usage of the in cooking and drinking, so we have to little bit hard work just to make those minerals and all cleaning kind of a processes, they we have to go, that the water has to go through. Okay, so how many of these resources are the potable water, that is the potable water जो drinkable water है. So the water available on earth, potable water or the water fit for the human consumption can be found in the only the rain water, ठीक है, inland surfaces and water bodies like river, lakes and ponds, groundwater from the wells and the hand pumps. So these are the only water resources जो हम जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ड्रिंकेबल एंड यूजेबल वाटर है, ठीक है. सो द वाटर इज हाइड्रोलॉजिकल और द वाटर साइकिल. All the water on the planet earth is constantly on the move, constituting the what is called the hydrological cycle. ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट्स विद इवेपोरेशन. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात कर रहे हैं जो इवेपोरेशन के साथ है, जैसे पॉन्ड से पहले इवेपोरेट होएगा, ऊपर जाएगा, क्लाउड्स बनेंगे एंड देन क्लाउड्स वुड बी कमिंग अगेन, ऐसे करके साइकिल, वही साइकिल रेन के थ्रू डाउन ग्राउंड में आ जाता है, ठीक है. अब क्या होगा कि पहले तो वो इवेपोरेटेड है, एवरी ईयर सी एंड वाटर फ्रॉम द लैंड इज इवेपोरेट, सी से भी इवेपोरेट होके जाता है, लैंड से भी इवेपोरेट होके जाएगा. सन की वार्मथ के कारण, जब सन बहुत वार्म होगा उससे वो इवेपोरेट करेगा, इवेंचुअली फॉल्स अगेन in the form of the rain and the snow. So this is the hydrological cycle. So the large portion of the water received by the continents returns to the oceans. The portion which falls on the land eventually runs back into the sea, but in the meantime, those who live in the land where it falls have the benefit on it. Okay, some of the water falling on the land runs off the streams. Okay, and it may be held in the lakes and the ponds, and these plus the oceans constitute the earth's sources of the water basically. So and water is evaporated and it again goes to the clouds on in the sky and then eventually come down as a rainwater or as a snow. Okay, but or not all water goes in such rapid circuit. ये जो circuit चल रहा है ना hydrological cycle, but every kind of a water is not going through all these hydrological cycles. Some of the water is stored as ice only, they are not, because जो ice है वो evaporate नहीं हो पाती है एंटार्क्टिका रीजन में और ऐसे सारी रीजन में उसमें नहीं होता. पर वहां भी अगर टेम्परेचर अब जैसे ज्यादा होता है ना, हमारा हाई होता है, तो वो भी ग्लेशियर्स भी दे आर ऑल्सो एक्चुअली गोइंग कमिंग डाउन, ठीक है. अभी मतलब मेल्ट होके उनका अमाउंट ग्लेशियर्स का भी कम हो रहा है एंड दे आर ऑल्सो मेल्टिंग एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग contributing to the ground sources of the water. Okay, ग्लेशियर्स भी पिघलने शुरू हो गए हैं. सो वाटर टेबल एंड वाटर साइकिल्स जो ऊपर से आता है वो हमारा डायग्रामेटिकली बुक में आपको मिल जाएगा. एंड व्हाई डू आवर ग्राउंड वाटर सप्लायर्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड. अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो ग्राउंड वाटर है, जो सप्लाई है, वो हमारा क्यों प्रोटेक्ट करके रखना है हमने उसे. तो जो वाटर टेबल है ना, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, उसका जो अपर लेवल होता है ना और अपर जोन होती है ना, उसमें क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है ना बिलो द अर्थ सरफेस है, ठीक है. सो वेयर आर द लेक्स एंड द रिवर्स एंड द वाटर टेबल इज नियर टू द सरफेस, बट ऑल्दो ग्राउंड वाटर इज यूजुअली क्लीन एंड प्योर. क्योंकि पता क्या है, क्लीनलीनेस और प्योरिटी के जो सरफेस वाला वाटर है ना उसमें आपकी कंटेमिनेशन बहुत रहती है, ठीक है, उसकी कंटेमिनेशन बहुत होगी, क्योंकि वो एक ऐसे वाटर रिसोर्सेज हैं जिसमें हमेशा कॉन्टिन्यूएशन एक कंटेमिनेशन के चांसेस हैं, बिकॉज सारा का सारा जो आपका डर्ट है, जैसे गंगा है और ये सब चीजें हैं ना, ये लोग इसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए तो कर रहे हैं, ठीक है. इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं, बिकॉज ये रिसोर्सेज जो हैं हमारे, ये
ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे, इसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आता है सारा। ठीक है। और जो वाटर जो ये जो पानी आता है ऊपर से, इसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। रेन वाटर स्टोरेज भी आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम सेव कर लेते हैं वाटर को। लेकिन फिर इवेपोरेट हो गया कि बिकॉज दैट वाटर इज अ क्लीन एंड द डिस्टिल्ड वाटर जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें। ठीक है। एंड ग्राउंड वाटर यूजुअली क्या होता है कि जो नीचे ग्राउंड में है ना, दैट वाटर इज यूजुअली प्योर, क्लीन एंड प्योर होता है रादर देन द सरफेस वाटर, क्योंकि उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस है। हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं हमेशा, उसी में हम, उसी के कारण ही हम सारा, उसी में सब गंदगी, बहुत सारी कंटेमिनेशन, आई डोंट वांट टू टेल। आपको पता है कि that water is actually contaminated by various sources and used by the humans, and everything would be thrown into that. Okay. So the rate at which the groundwater is renewed dependent on the many factors, but nearest to the surface. Okay, so faster it is renewed. अब हम ये कह रहे हैं कि जो वाटर हम वेस्ट करते हैं ना, उसके रिन्यूअल के भी चांसेस हैं। अब नाउ दीज डेज रिन्यूअल फैक्ट्रीज लग गई हुई हैं रिन्यू करने के लिए, कि उसकी क्लीनिंग के लिए, बेसिकली अगेन ड्रिंकेबल एंड यूजेबल बनाने के लिए। सो देयर आर सो मैनी सिस्टम्स विच एक्चुअली उसको रिन्यू कर रहे हैं, यूज वाले वाटर को। ठीक है। अब एक होता है वाटर का सैलिनिटी फैक्टर। सैलिनिटी फैक्टर क्या है? व्हाट इज अ प्रॉब्लम? एक्सेसिव सैलिनिटी इज कॉज्ड बाय द इनएफिशिएंट इरिगेशन। ठीक है। इनएफिशिएंट इरिगेशन मतलब मिक्स करने से what happens is that the rain that filters down through the layer of the damp soil and sand and clay to recharge underground aquifers, dissolve and collects different salts on its way. सैलिनिटी में पता क्या होता है कि नमक का अमाउंट बहुत, सॉल्ट का अमाउंट बहुत जमीन में होता है ना, इसलिए। सो द ग्राउंड वाटर देयरफॉर कंटेन्स सम सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट्स है ना, ग्राउंड वाटर, वाटर क्योंकि डीप डाउन आता है, तो आपको पता है अर्थ में बहुत ज्यादा टाइम्स के मिनरल सॉल्ट्स कुछ भी कह लो वो हैं, सो वो वाटर में आ जाते हैं। These salts may brought to the surface through the irrigation and badly drained land. Sometimes वो सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है। इरिगेशन के पर्पसेस से द वाटर टेबल रेजेस द इवेंचुअली ऑफ द लैंड बिकम्स द वाटर लॉक्ड। ठीक है। तो वाटर टेबल क्या होता है कि फिर वो वाटर लॉक भी हो जाता है, क्योंकि वो फिर इवेपोरेट नहीं हो पाता, बिकॉज दैट्स द सॉल्ट्स आर एक्चुअली डिजॉल्व्ड इनटू दैट। ओके। तो उसकी नेचर फर्क आ जाती है, तो फिर उससे वो डिजॉल्व नहीं होता, इवेपोरेट नहीं होता। सो वेयर द इवेपोरेशन कंसंट्रेट्स देम, क्योंकि वो कंसंट्रेशन है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंसंट्रेशंस है उसमें। In the end, क्या होगा? Saline and alkaline soils will be formed on which little will grow and yields will continue to drop until the land is either abandoned and effectively drained. Okay. So same thing can be happen when the large areas of the land are cleared for the forest. इसी तरह से होता है। देखो, जब लार्ज एरिया क्लियर करते हैं ना फॉरेस्ट को, तो उससे क्या होता है कि जो वाटर होता है ना, जब ज्यादा कब होगा, जब इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन होके जब वो पेड़, जितने जितने ज्यादा आप जंगल काट के पेड़ काटते रहोगे, तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती रहेगी। किसमें? जमीन में। ग्राउंड वाटर कम होता रहेगा। ठीक है। फॉरेस्ट को तो थिन सॉइल हैज डायरेक्ट एक्सपोज टू सन एंड कॉन्सिक्वेंटली पेनिट्रेट्स मोर डीपर इनटू द ग्राउंड। ठीक है। क्योंकि क्लियर स्किन होगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगी। ठीक है। एंड द लैंड बिकम वाटर लॉग्ड एंड द saline and the soil salinity, land then becomes unfit for the agriculture. ठीक है। सो वाटर बिकमिंग स्कार्स। अब क्या है, वाटर जो है रैपिडली, वाटर की यूसेज से, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज है, जंगल काट काट के हम लगा रहे हैं, तो इससे क्या है कि वाटर सर्कल डिस्टर्ब होके अब स्कार्सिटी ऑफ द वाटर आनी शुरू हो गई है। जो मैंने आपको कहा कि बहुत डीप हमें डिग करना पड़ता है इफ यू रियली वांटेड टू पुट सम वेल और द ट्यूब वेल ओवर देयर, तो वाटर जो है वो बहुत डीप मिलता है अब। ठीक है। स्कार्सिटी आनी शुरू हो गई है। वेरियस टाइप्स ऑफ द वेल्स अगर हम कहें तो किस तरह के वेल्स हैं वाटर वेल्स? शैलो वेल्स होते हैं। ठीक है। फ्रॉम द इम्परवियस लेयर ऑफ द ग्राउंड, ये डिफरेंट लेयर्स हैं। शैलो वेल्स होता है जो इम्परवियस लेयर से आपको वाटर दिलाता है। ठीक है। and they are highly vulnerable to the pollution from the neighboring sources. They are the urinals captured, क्योंकि ये ऊपर ऊपर वाली लेयर है, तो जो यूरिनल्स हैं, सीवरेज कहा जाता है, तो ये इसमें चला जाता है। और जो खेतों में हम मैन्योर डालते हैं, सोकेज करके डालते हैं, सो इससे कंटेमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं शैलो वेल से।
जो शेलो में है। सो डीप वेल्स हैं उसमें क्या है कि दे आर कंपैरेटिवली मोर सेफर, क्योंकि नीचे तक उतना ज्यादा जाता नहीं है, तो इसको हमने डिग करना होता है बहुत डाउन तक। तो उसमें इन सारे के हमारे सीवरेज का गंदगी जो भी हम फेंकते हैं, जो भी ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, उनकी जो गंदगी है ना वो इसमें नहीं जाती है। ठीक है। सो अब हमें देखना है कि अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कब होती है। ठीक है। अर्बन एरियाज में जो ड्रिंकिंग की वाटर सप्लाई है वो सिस्टम कौन सा होता है। सो सेफर वाटर सैनिटेशन नीड्स द प्रायोरिटी ऑफ अटेंशन at least in the developing third world country like ours, since the prevalent of the health problems and in these areas like diarrhea, dysentery, cholera can be traced to them। अगर कंटेमिनेशन हो जाए ना तो ये वाली प्रॉब्लम्स डायरिया, डायसेंट्री, कॉलरा वगैरह सारी की होती हैं व्हेनेवर यू वुड बी हैविंग द इन्फेक्टेड वाटर और कंटेमिनेटेड वाटर। ओके। सो इस सबको आपको देखना पड़ेगा और आपको क्लीनिंग सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे सो दैट इट कुड बी क्लीन एंड देन इट वुड बी लाइक इट वुड बी सप्लाइड टू द अर्बन हाउस होल्ड। ठीक है। All the fresh water contains the dissolved materials such as the phosphate gases, such as the oxygen, organic compounds, besides the suspended particulate materials such as the silt and the microorganisms. So all these materials would be, there would be the chances of contamination. Okay, the qualities of the each vary greatly from the one area to the another, and three there exists a delicate balance between them. एंड होगा क्या कि एक्वेटिक केओस मच जाता है नीचे जाके जब हम गंदगी पानी में जाती है, कंटेमिनेशंस होती है, ड्रेनेज से होती है, किसी भी तरह के सोर्सेज से होती है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एक्वेटिक केओस। मच गया मतलब बहुत ही घुल गया, उसको क्लीन करना इट्स डिफिकल्ट। बट अगर कोई पानी पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब होता है ड्रिंकेबल वाटर। वाटर शुड बी सेफ। ओनली पोर्टेबल वाटर जो ड्रिंकेबल के लिए ड्रिंकेबल है, क्लीन है, अनकंटेमिनेटेड है। नेचर हैज इट्स ओन वे टू प्योरीफाइंग एंड स्टोरिंग वाटर। बट देखो नेचर इज वेरी ग्रेट एंड देन इट हैज द ओन सिस्टम। तो रेन वाटर जो होता है ना, जैसे इवेपोरेट होके जाता है एंड कंपैरेटिवली प्योर होता है, वो ऊपर से फिर चेंज होके आता है। सो दैट्स अ कंपैरेटिवली प्योर वाटर। ठीक है। बट क्या होता है कि अगर उसमें सॉलिड गैशियस मैटर की भी अगर बीच में डलती है, कंटेमिनेशन होती है, देन इट बिकम्स इम्प्योर। So this water, after passing through the layers of the silt clay, fine pebbles and the large stone boulders get collected in the underground tunnels as the groundwater. So this is how the clean, safe water is stored by the nature. अब में नेचर में ही ऐसे है कि फाइन पेबल्स बन जाते हैं, सिल्ट थ्रू द लेयर जिसमें से पानी पास करता है। ठीक है। एंड लार्ज स्टोन बिल्डर्स गेट कलेक्टेड अंडर द टनल्स। सो उसमें से पास होके निकलता है ना, तो दैट प्रोसेस एक्चुअली दोज थिंग्स ना, पेबल्स, बिग स्टोन्स, दे हेल्प द वाटर टू बी क्लीन्ड, uncontaminated, and if they are contaminated that could be actually removed through this process। Okay। So but since as you know that the groundwater cannot solve the requirements of the big cities, सिर्फ अब ग्राउंड वाटर से हमारी जो वाटर कंजम्पशन क्वालिटी है ना, दैट कैन नॉट बी सॉल्व। ओके, वो सॉल्व नहीं हो सकती फॉर द अर्बन एरिया सप्लाई अकॉर्डिंग टू द सप्लाई डिमांड ऑफ द सप्लाई। ठीक है। डिमांड फॉर द सप्लाई। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वाटर है ना उसको हमें क्लीन करने का ही सिस्टम है। जो कंटेमिनेटेड वाटर भी आता है ना उसको हमने क्लीन करने का ही हमें एक सिस्टम लगाना पड़ेगा। So water bodies like rivers and the supply this water have been devised. Most large cities use surface water as sources। ठीक है। सो लार्ज स्केल प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर अगर हम देखें तो उसको कैसे प्योरीफाई करना है। अब देखो थोड़ा थोड़ा वाटर नहीं हो सकता बिकॉज वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ we have to supply huge amount of the water, okay, to the large number of the population। Large number of population will require the huge amount of the water। Okay, so we have to supply। तो the sedimentation by storage हमारी होगी पहली preference for the purification of the water। वाटर को कलेक्ट करेंगे और नेचुरल ना आर्टिफिशियल रिजर्वायर में जैसे मर्जी आप स्टोर करके उसको रखोगे। सो फिर उसको 90% ऑफ द सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सेटल डाउन इन 24 आवर्स।
उसमें क्या है कि आप स्टोर करके रखोगे तो 94% तो जो इम्प्योरिटीज है दे विल बी सेटल डाउन बिकॉज दे आर हेवियर देन एंड द वाटर वुड बी ऑन द सुपरनेटेंट. ओके, so the impurities would be actually in the pellet. Okay, so water would be the as a supernatant. So anaerobic organisms oxidize the water ground organic water in the water, organic matter in the water. और हमें कुछ anaerobic बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स डालने पड़ेंगे बीच में सो दैट दे कैन आई मीन यूजफुल, ठीक है, डालने पड़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक so that we can have the that पानी जो है हमारा वो आपका यूसेबल बन जाए वो उससे, ठीक है. सो जस्ट वेट. अच्छा, ठीक है. सो इस तरह की चीज़ों के लिए हमें एनारोबिक, सो जो बीच में कोई कंटामिनेट्स हैं कुछ भी है ना, दे विल ईट एंड देन इट विल बी लाइक प्यूरिफाइड. सो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स gradually reduce in number up to even up to 90% of during the storage of the 5 to 7 days. अब क्या होगा कि पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाते हैं 90% ऑफ ड्यूरिंग दिस, क्योंकि हम ऐसे एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स बीच में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर में. पैथोजेनिक का मतलब होता है कि इफ वाटर इज कंटामिनेटेड विद डिजीज कॉजिंग, पैथोजेनिक मीन्स द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इफ दे आर प्रेजेंट इन दैट वाटर. ओके, सो उसमें अगर हम एनारोबिक बैक्टीरिया एग्नोरोबिक ऑर्गेनिजम्स ओके डाल देते हैं विच आर यूजफुल, so they can actually fight with them and then they can make that water I mean which can not actually cause that disease. It would be more clarified or more filtered and contamination could be removed to some extent 90% तक. फिल्ट्रेशन क्या है, एक फिर उसके बाद उसके जो बाकी स्टेज बचती है दैट वुड बी फिल्ट्रेशन. अब क्या हुआ कि अब सब कुछ तो causing organisms and with the anaerobic organisms are there and then फिर नीचे बैठ गई है जो गंदगी आपकी सेडेंटरी सॉरी सेडिमेंट होके and then upper वाला portion of water का ले लोगे but still there are chances of the disease causing organisms they are into that. Okay, so then we can actually apply the filtration techniques, sometimes biological and the sand filters could be used and the mechanical and the rapid sand filters could be used for that. एंड समटाइम्स द क्लोरीनेशन वुड बी देयर. आपने देखा बहुत सारी हमारे वाटर सिस्टम्स यहाँ पे क्लोरीन ऐड करते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ द वाटर करते हैं. सो क्लोरीनेशन से सीधा सीधा पैथोजेनिक बैक्टीरिया किल हो जाता है, ठीक है. स्पोर्स एंड वायरसेस भी किल हो जाते हैं, पोलियो इवन हेपेटाइटिस के भी वायरस जो है वो किल हो जाते हैं आप विद द क्लोरीनेशन इन द यूजुअल डोज, यानी कि बहुत ज्यादा डोज, यूजुअल डोज नॉर्मल डोज है, ठीक है. एंड उसमें से जब आप ग्लास में लेते हो ना, समटाइम्स नलकों में क्या आता है क्लोरीन आती होती है, तो यू हैव टू वेट टिल द क्लोरीन कुड बी इवेपोरेटेड, ओनली देन यू कैन हैव दैट वाटर. सो ऑक्सीडाइज्ड आयरन मैंगनीज एंड द हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो जाती है क्लियर, ठीक है. एंड देन कंट्रोल्स द वेजिटेबल ग्रोथ आल्सो, ठीक है. Controls the vegetable growth also and destroys the taste and the odor of the producing constituents. और उसके में क्या है कि अगर आप कुछ भी डाल रहे हो ना तो उससे उसकी odor, ऐसे नहीं कि वाटर में वाटर की ही रहनी चाहिए क्योंकि वो odorless and tasteless होता है. सो उसके बाद अगर किसी और चीज़ों से डालने से उसकी odor भी बदलती है तो दैट शुड नॉट बी देयर बिकॉज वो उसकी वाटर की प्रॉपर्टीज को चेंज करती है, ठीक है. And then other methods of the purification है ozonization करनी है. Ozone is a powerful oxidizing agent because हमें oxidizing agent चाहिए होते हैं whenever we are actually thinking about the clarification or the clarification for the water from the different resources and जो contamination है अगर वो हो रही है तो, ठीक है. Ozone जो है वो सबसे powerful oxidizing agent है. Ozone is a O3 होती है, ऑक्सीजन की एलिमेंटल फॉर्म O3 होती है. एंड ये क्या है एडवांटेज ओवर द किस पे, क्लोरीनेशन. इवन क्लोरीन से ना समटाइम्स ना प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी, बट क्या है कि अब ऐसे चक्रों में क्या होता है कि जो क्लोरीन है ना ओजोन अगर पास करेंगे तो क्लोरीन के जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे थे ना वो क्लोरीनेशन से जो भी आपके
गैस्ट्रिक ट्रबल आ रही थी क्योंकि सम अमाउंट ऑफ द क्लोरीन वुड बी देयर, अब काफी तो वो वेपोरेट होती है, मे बी सम अमाउंट ऑफ द क्लोरीन रिमेन्स देयर, तो उसको अगर हम अवॉइड करेंगे तो वो ओजोन से ही की सप्लाई से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है सारे वायरसेस को, ठीक है। तो इंक्रीजेस द पैलेटेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर को इंक्रीज करता है। लेकिन मेजर ड्रॉबैक यूज का क्या है ओजोन का, कि ये जर्मिसाइडल इफेक्ट इज नॉट अ रेजिडुअल, मेजर ड्रॉबैक है कि यूज ऑफ द ओजोन इज दैट इट्स जर्मिसाइडल इफेक्ट है जो, इट्स नॉट अ रेजिडुअल, सो एडिशन ऑफ द मिनिमम डोज ऑफ द क्लोरीन ऑफ द रेजिडुअल जर्मिसाइडल इफेक्ट कॉम्प्लीमेंट द ओजोनाइजेशन। ऐसे क्या होता है कि अगर आप ओजोन भी दे रहे हो साथ में थोड़ा सा क्लोरीन करोगे तो ये वाला जो इफेक्ट है दैट वुड बी एक्चुअली रिमूव्ड, okay. So it is estimated that the 0.2 to 1.5 milligram the ozone per liter of the water is required for the क्लोरिफिकेशन। बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा करना है, लेकिन अगर थोड़ा बच जाता है जर्मिसाइडल को, वो उसके अगर आप थोड़ी सी साथ में बाद में क्लोरीन पास करेंगे सो तो एवरीथिंग वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट वाटर, सो इट वुड बी लाइक डबली प्योरीफाई विद द टू ऑफ द मेथड्स व्हिच वी आर यूजिंग। So now we are actually concerning about the ultraviolet irradiation, ठीक है। This process is also complementary to chlorination। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी कॉम्प्लीमेंट्री किसका है, क्लोरीनेशन का, ओके। क्लोरीनेशन की जगह अगर हम इसको यूज करें, बिकॉज ना क्लोरीनेशन इज ऑल्सो अ गुड मेथड, बट होता क्या है कि इसमें हमें क्लोरीनेशन के ना थोड़ा सा अगर रेजिड्यूल रह जाता है ना, सो दैट वुड बी एक्चुअली नॉट वेरी, ये डिस्कम्फर्ट करता है आपके जेस्टेशनल सॉरी प्रॉब्लम को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इट इज ऑल्सो इफेक्टिव टू डिस्ट्रॉइंग द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द वायरसेस, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में कुछ नहीं बचेगा। So the major drawback including the following: it is very expensive and it has no residual germicidal effect। तो ये चीजें भी हैं, ठीक है, कि आप एक तो एक्सपेंसिव हो गया और उसका फिर से वो रेजिडुअल इफेक्ट है जर्मिसाइडल का, सो उससे हमें फिर से क्लोरीनेशन करनी पड़ती है थोड़ी सी। इट्स सिमिलरली विद द ओजोनाइजेशन एंड द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बिकॉज इन द बोथ of the purification process of the water we have to supply little bit chlorine also after that, so that the germicidal residual effect that would be actually removed with the help of the chlorination, okay। So after the water is flowing rivers and mineral content that is in the groundwater in addition to the high in the pollutants, ये क्या होता है कि जो minerals है ना, बहुत तरह के मिनरल्स हैं, यूजफुल भी हैं और नॉन यूजफुल भी हैं हमारी बॉडी के लिए। जो ग्राउंड वाटर है ना उसमें उनकी कंटेमिनेशन हो ही जाती है, वो एज ए पॉल्यूटेंट्स ही हमारे वाटर में सरवाइव करते हैं, ठीक है। दे नीड ट्रीटमेंट बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और अदर यूसेजेस, ठीक है। एंड इसको अगर हमने मोर एफिशिएंट टेक्निक्स हमें यूज करनी पड़ती हैं इसको मिनरल्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। एंड हाँ, सो द वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड्स और ड्रिंकेबल वाटर के हैं ना, टेक इनटू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द डिटरमिनेशन ऑफ द क्वालिटी। सबसे पहले क्या है, हमने माइक्रोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, जिसमें क्या आते हैं हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस, इनको करना होता है रिमूव। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो भी आ गए, आर्सेनिक, कैडमियम, साइनाइड, लेड, मर्क्यूरी, सेलेनियम एक्सेट्रा, so these should also be removed। So specific substances affecting health, कौन से, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, पॉली nuclear aromatic hydrocarbons, they should also be removed। The acceptability of the water, color, odor, hardness and the taste of the water and the radioactive substances should also be removed। So these are some of the factors which could be actually deteriorating the quality of the water। So the urban waste, अब हमारा क्या है, अभी तो हमने sources, usages, cleaning, filtration processes और किस तरह के जो contamination उनको कैसे remove करना, so we have to see that, okay। सो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स में, अब डिस्पोजल भी तो देखना है ना आफ्टर द यूसेज। अभी तक तो यूसेज की बात की, लेकिन क्लियर कर लिया हमने वाटर, हम मतलब कंटेमिनेटेड वाटर नहीं यूज हम करते हैं, हमने क्लीन किया, यूज किया, लेकिन फिर से वाटर हो गया ना, दिक्कत आ गई वाटर में, तो फिर से दिक्कत आएगी, क्या मतलब कि कंटेमिनेशन हो जाएगी आफ्टर द यूसेज, आफ्टर द क्लीनिंग, आफ्टर द वॉशिंग क्लोथ्स, सर्फ वाला पानी होगा, सॉल्ट वाला पानी होगा, यूटेंसिल्स को चेंज करके उसके वाला पानी होगा, वो भी तो कहीं जाता है, सीवरेज में जाता है, ठीक है।
तो टर्म जो जो ये टर्म है ना वेस्ट, ठीक है, इनके इंडिकेट्स अ मटेरियल अनवांटेड डिस्कार्डेड इन होम्स, अनवांटेड डिस्कार्डेड, ठीक है, इन स्ट्रीट्स और इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल, कहीं भी लोग पानी फेंकते हैं कंटेमिनेटेड यूज्ड वाला, ठीक है। सो अब क्या है, इट इज ऑफन रेफर टू एज रिफ्यूज द लिटर, litter water है जो used. Water is usually composed of the mixture of the falling dust, ash, vegetable and other biodegradable matter, paper packing, material, rags, fabric, glasses, plastic, and some of they may have the नॉन बायोडिग्रेडेबल समटाइम्स, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सारी चीजें बीच में जाती हैं. सो दैट वुड बी द accumulation ऑफ द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, हैजर्ड्स टू द कम्युनिटी. कई बार हम जैसे गंगा में फेंक रहे थे और नदियों में फेंक देते हैं, कितना कुछ फेंक देते हैं बीच में, जो ऐसी चीजें हैं जो डिजोल्व भी नहीं होती हैं. सो ऐसी चीज़ों को जब हम फेंकते हैं तो फिर पानी में वो बहुत क्लॉगिंग हो जाती है, फिर वही वाटर फंस जाता है, फिर वाटर की क्वांटिटी क्वालिटी सारी की सारी खराब हो जाती है, ठीक है. सो अब अगर हमने डिस्पोजल करना है तो उसमें हमें व्हाट काइंड ऑफ दी स्टेप्स वी हैव टू फॉलो. सबसे पहले है स्टोरेज. फर्स्ट स्टेप में क्या है कि एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए जो मेक श्योर करती हैं कि सोर्स जो ओरिजिन है वो वेस्ट जो हम वाटर कर रहे हैं एट होम, ऑफिस, पब्लिक प्लेसेस, एंड द डस्टबिन शुड बी प्रेफरेबली गैल्वेनाइज्ड मेटल का होना चाहिए और प्लास्टिक होना चाहिए और टाइट फिटिंग लिड होनी चाहिए, ठीक है. अ न्यू इनोवेटिव टर्म ऑफ द पेपर और पॉलीथीन सैक हैज बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एंड द डिस्पोज फॉर द कंटेंट ऑफ द रिप्लेस्ड. अब हमारे ना लिफाफे डिफरेंट डिफरेंट आ गए हैं. जो पॉलीथीन वाले लिफाफे हैं दे आर एक्चुअली दी डिफरेंट डिफरेंट पॉलीथीन के लिफाफे हैं, है ना. सो ठीक है. सो रिप्लेस पीरियड पब्लिक डस्टबिन्स आर एब्सोल्युटली नेसेसरी इन टाउन्स एंड द सिटीज, ये भी होना चाहिए, ठीक है. एंड दे मस्ट बी रेज्ड कंसंट्रेट कंक्रीट प्लेटफॉर्म अबव द ग्राउंड लेवल टू प्रिवेंट द फ्लड ड्रेनेज water entering them. So these are periodically emptied manually or by mechanical specifically equipped trucks by the municipal bodies. Okay, so these municipal bodies, they are actually municipal, basically the MCs, they are actually concerned in the urban areas because they should have some equipped trucks and also they can have the water logged जो भी है जो dispose करने के लिए है contaminated, whether it from the homes or the factories of the offices of the shops or from anywhere else, but it should be actually collected and then it would be actually going there so for the cleaning and other things also, ठीक है. So collection क्या है, door to door collection of the waste far the best method है. बट पता क्या, ये इतना फ्रेंडली नहीं होता, मतलब कैसे, कौन सा फ्रेंडली बोलूं मैं, मतलब हार्ड वर्क ही बहुत है. घरों से कैसे इतना इकट्ठा करेंगे, ठीक है. गार्बेज इट्स ओके, पर वाटर कौन सा वाला, बहुत ही गंदा, बहुत ही वाला वाटर जिसमें बहुत ही कंटेमिनेट, पर घरों में इतना यू कैन वेरी वेल इमेजिन, ठीक है, कि कैसे किया जा सकता है इसको. Collection from whom, I don't feel that this is the good one method because it should be like somewhere it would, but it will be wahi and it cannot be feasible. Okay, so it cannot be the feasible one, or the public dustbin should be exist like हर कोई अपने घर का वहाँ फेंक दे and then it could be going further. Okay, so basic need to create the awareness. इसमें क्या है कि basically ये dustbins and all ना, ये सब क्यों लगाए जाते हैं, इसको collect करके हम cleaning के लिए क्यों है, because everybody should know कि हमारा जो है ना वो अ, वो कहीं जाके उसको क्लीन करना है एंड वी हैव टू सेव वाटर. इससे ना हमें वाटर सेविंग, बिकॉज वाटर इज जस्ट अबाउट टू फिनिश. आपको मैंने बताया कि वाटर है बहुत, दो तीन चीजें हैं ना इसमें. वाटर अर्थ पे बहुत है पर यूजेबल वाला नहीं है. यूजेबल वाला क्यों नहीं है कि वो ओशन में, इनलैंड्स में बहुत है, उसमें मिनरल्स बहुत है, दैट्स अ हार्ड वाटर. उस हार्ड वाटर को ड्रिंकेबल और पोर्टेबल बनाने के लिए वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड. ओके, सो हमारी एनर्जी बहुत लगती है उसको ड्रिंकेबल बनाने के लिए. लेकिन जब घरों में हमें अर्बन सोसाइटी में और कहीं भी जो भी वाटर के आता है तो उसकी यूसेज वेस्टेज बहुत है. नल का चल रहा है, पानी फेंक दिया, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके,
अब गर्मियों में पता क्या है, प्लांटिंग को पानी देने के लिए भी बैन किया जाता है, बिकॉज द ड्रिंकेबल एंड द पोर्टेबल वाटर शुड बी यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट. कई लोगों के लॉन्स हैं, दे आर एक्चुअली गिविंग द वाटर लाइक दिस इन द चंडीगढ़, इट हैपेंस. So they are getting the challans by the MC. This is actually happening in the Chandigarh. Okay, so because it's just the, it is becoming mandatory because the usage by the human beings na, they are actually using the water stupidly. So this is the word only I can use, because देख ही नहीं रहे हैं the wastage of the water. एक एक बूंद कीमती है पानी की. So this should be actually taken care of all very carefully. So all these systems, why the government is going to start, because just to save the water, बिकॉज वाटर ग्राउंड पे बहुत डीप चला गया. इफ यू डिग दी वेल ना, तो उसको अब पहले की बजाय अब बहुत नीचे तक हमें पानी डिग करना पड़ता. देन ऑल्सो वाटर की क्वालिटी और अमाउंट ऑफ द वाटर इज नॉट दैट मच वी आर गेटिंग. ओके, सो दिस इज द, इन सच केसेस द पब्लिक डस्टबिन ये जो लगाए हैं वो उसको क्लियर करने के लिए, जस्ट टू मेक अवेयर कि वाटर इज वेरी प्रेशियस. We have to use this water content judiciously and religiously also. Okay, so the disposal also very important, okay, and very crucial in water handling and the disposal also. So the many method would be used, followed by the depending upon the resources water from the budgetary allocations, manpower and the machinery also, and availability of the land also. So these are some different methods which you can see, that the dumping of insanitary method waste disposal, ठीक है, एंड poses the potential health hazard अगर हम ढंग से नहीं उसको दबाएंगे, डंप नहीं करेंगे. Or in some cities there are dumping grounds also. If the government they actually pressurizing the person so that things should be going to that particular dumping grounds also. Okay, so that would be actually taken care of. All these disposal methods, they should go to the dumping grounds the separately. Okay, therefore mere the dumping waste must be discouraged as far as the पॉसिबल, एंड अदर सेफर मेथड्स वुड बी. क्योंकि जो डंपिंग है ना, वहां पे सब डंप हो गया, तो उसके आसपास का एरिया भी फिर कंटेमिनेट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो ग्राउंड में जाता है, ग्राउंड में फिर से वाटर में जाके कंटेमिनेशन विच वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस विच इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो वो भी कंटेमिनेशन ही है, उसके आसपास का एरिया भी कंटेमिनेट हो जाता है. अच्छा, मेन्योर पिट्स वाला भी हम रूरल एरिया में जो हम डिस्पोजल वेस्ट है, जो वो मेन्योर पिट्स हो जाती हैं, बिकॉज वो एक पिट बना लेते हैं, डिग कर लेते हैं ग्राउंड, एवरी डिस्पोजल वुड बी गोइंग थ्रू दैट, एंड देन इट वुड बी एक्चुअली आफ्टर सम टाइम वो कवर करके वो फिर हमारी मेन्योर्स बन जाती हैं. एंड देन burials आर ऑल्सो यूज्ड फॉर दिस. कहते हैं कि फॉर कैंप्स एंड एनी टेम्पररी हैबिटेशन burial is highly suitable. Trenches and the dug depending upon the expectations of the volume to refuse. Refuse is dumped. जो भी हम रिफ्यूज वाला मटेरियल है, एंड उसको डंप करेंगे ट्रेंच एवरीडे एंड कवर्ड विद द लेयर ऑफ द अर्थ. मिट्टी की लेयर से उसको कवर कर सकते हैं. एंड देन व्हेन इट रिफ्यूज द रीचेस द लेवल ऑफ द 40 सेंटीमीटर above the ground, it completely filled with the earth and the compacted हो जाती है फिर वो. So sanitary landfills भी हम बना सकते हैं. So it is considered highly satisfactory, क्योंकि sanitary word आ गया ना. So sterilization है, इससे infection और contamination के chances नहीं है water disposal के साथ. So in this method, the waste of the disposed of in the trench or prepared area spread over the large surface and covered with the layers of the earth every day. So when covering the dump is undertaken once or twice a week, the method is called the modified sanitary landfill. ये भी एक तरह की डिगिंग है उसमें डाल के, बट it could be used with some of the chemicals which actually sanitize the things, so that वहां पे अगर डंप वाला भी कुछ है ना, वो आगे फर्दर इन्फेक्शन कंटेमिनेट ना करे, चीजों को, लैंड को कंटेमिनेट ना करे. ठीक है. सो इंसिनरेशन जो है ना, ये बहुत ही हाईली यूज्ड वाला है, डिस्पोजेबल बर्निंग इंसिनरेशन. सो ये पता क्या है, ये वहां पे अडॉप्ट होता है जहाँ पे लैंड जो अवेलेबल होती है डिस्पोजल के लिए अलग से. तो वेस्ट इसमें, लेकिन हमारा ना इंसिनरेशन में ना ज्यादा हमारा जो इन्फेक्टेड मटेरियल जाता है,
बायोहैजर्ड मटेरियल जाता है इंसिनरेशन, देयर आर मशीन्स, ओके। सो वहां पे एक मशीन है जिसमें हीट होती है और वी पुट एवरीथिंग इनटू दैट एंड समटाइम्स के लिए उसमें डाल देते हैं, तो वो इंसिनरेशन के साथ वो सारा कुछ जल जाता है और इतनी हीट पे कुछ भी सरवाइव नहीं करता। ठीक है, तो दिस मेथड इज बर्निंग और द इंसिनरेशन ऑफ द thing has limited the role of India and inexpensive because अब incineration मशीनें कितनी लगाओगे, सो इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव इन इंडिया बिकॉज इंडिया में इतनी मशीनें अफोर्ड करना इट्स डिफिकल्ट और इट्स नॉट वेरी आई मीन कॉस्टली है ये सिंपली। ठीक है, अब कंपोस्टिंग का भी अगर हम मेथड लेते हैं कि डिस्पोज द वेस्ट नाइट सॉइल टुगेदर इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक्स डाउन टू द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। ये तो कंपोस्ट जो डंग्स बनानी है उसके लिए ही है। ठीक है, और खाद बनती है जो हमारी कंपोस्ट है वो इसमें है कि डंप कर देते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया है वो उसको खाते हैं और हीट थोड़ी सी प्रोवाइडेड होती है, उससे वो आई मीन कंपोस्ट बन जाती है। उसमें काफी सारी चीजें हम डालते हैं, जैसे एग्स ऑफ द लार्वा ऑफ द फ्लाइज, सेवरल पैथोजेनिक भी इसमें होते हैं। सीड्स ऑफ वीड विल आल्सो बी डीएक्टिवेटेड, ओके। So two methods हैं basically composting के, aerobic and anaerobic. It depends upon the bacteria which would be actually providing. Aerobic है that would so that they will be working in the presence of the oxygen. Aerobic का मतलब होता है whenever anything happens in the presence of the oxygen. So the hot fermentation process है basically ये, ठीक है। एंड ये रिकमेंडेड है डिस्पोजेबल वेस्ट के लिए एंड नाइट सॉइल इन टाउन्स फॉर द पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख। जहाँ पे छोटी पॉपुलेशन है ना वहाँ का वेस्ट उठा के हम एक डिग में डालेंगे एंड देन काफी बड़ा डिग बना के उसमें डालोगे एंड देन एरोबिक बैक्टीरिया वुड बी प्रोवाइडेड सो दैट दे कैन चेंज इनटू द कंपोस्ट। फिर उसको उठा के खेतों में डाल देते हैं एग्रीकल्चर लैंड्स में, ओके। सो कंपोस्टिंग प्रोसीजर में क्या होगा कि पहले सबसे पहले आप 15 सेंटीमीटर लेयर ऑफ द रिफ्यूज एंड द बॉटम ऑफ द ट्रेंच पे डालेंगे एंड देन 5 सेंटीमीटर लेयर ऑफ द नाइट सॉइल डालोगे एंड देन ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ द रिफ्यूज एंड द नाइट सॉइल, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से बनती है कंपोस्ट। सो द टॉप लेयर जब तक आएगी ना तो 25 सेंटीमीटर की हो जाएगी, वो शुड बी ऑफ रिफ्यूज एंड देन कवर्ड विद द एक्स्ट्राफिकेटेड अर्थ। उसके ऊपर से फिर अर्थ की लेयर मिट्टी से ढक देते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द 4 to 6 months पड़ी रहने देते हैं उसको, नहीं फिर छेड़ेंगे हम। द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन इज कंप्लीट, 4 to 6 months लगते हैं एंड द कंपोस्ट बाय दिस टाइम इज ओडरलेस, इनॉक्शियस एंड हाई मैन्योर क्वालिटी की बन जाती है। क्योंकि जो आप डिस्पोजेबल डालते हो ना उसमें काफी देर तक तो ना उसमें से स्मेल आएगी, ऑब्वियसली क्या कुछ हो रहा है उसमें, प्रोसेसिंग चल रही है। बट आफ्टर 4 to 6 months के बाद उसमें फिर वो स्मेल खत्म हो जाती है, वो कंपोस्ट में चेंज हो जाती है एंड दैट वुड बिकम वेरी बेनिफिशियल फॉर द एग्रीकल्चरल फील्ड्स। फॉर दिस इज एक्चुअली फॉर द एरोबिक। सो एनारोबिक मेथड में क्या है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। सो इसमें भी हम कंपोस्ट बनाते हैं। तो मेथड कंपोस्ट मैकेनिकली मैन्युफैक्चर्ड एट द लार्ज स्केल, ओके, बहुत ज्यादा। सो जिसमें रैग्स, बोन्स, मरी हुई चीजें, मेटल के पीसेस, ग्लास भी, मतलब ऐसी सारी चीजें वेस्ट, उसको ग्राइंडिंग भी पहले करते हैं। देखो ना, ग्लास है, मेटल पीसेस है, उसको ऐसे डालेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, उसको ग्राइंड करते हैं, फिर pulverized in the special equipment and with the waste items and reduce the size of the 2 inches से भी साइज कम करेंगे, उससे ज्यादा बड़ा साइज नहीं रखेंगे हम, ठीक है। द एंड देन इंक्यूबेट करते हैं। द प्रोसीजर इज एंटायरली कंपोज कंप्लीटेड टू 4 to 6 weeks में, क्योंकि ये थोड़ा लार्ज पॉपुलेशंस पे लगता है। सो अनट्रीटेड ह्यूमन वेस्ट डिस्चार्जेस इनटू द वाटर एंड द मोस्ट डेंजरस pollutants in terms of the diseases, these are actually used to make the compost with the help of the anaerobic bacteria. The diseased organism are discharged with the feces, मतलब डेंजरस चीजें, बायोहैजर्डस मटेरियल जो डिजीज कॉज कर सकते हैं उन मटेरियल को चेंज करके इसमें डाला जा सकता है, ठीक है, कंपोस्ट बनाई जाती है। इट कंटेन्स द ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आल्सो एंड दे आर पिक्ड बाय द ह्यूमंस अगेन व्हेन दे स्विम और द ड्रिंक इन द कंटामिनेटेड वाटर। बट वो उसमें भी जा सकते हैं दोबारा, जाने के चांसेस होते हैं कंटामिनेशन के वाटर में, ठीक है। So nearly 80% of the population of the India live in the rural areas. So majority of them have the various reasons of their surrounding and the defecation, because toilets नहीं है, defecation के लिए surrounding areas में जाते हैं। तो अगर टाइफाइड फीवर है, डायसेंट्रीज हैं, तो क्या होगा, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया आएगा, प्रोटोजोन्स एंड द बैक्टीरिया एंड कॉलरा, उससे साथ क्या है कि सॉइल को कंटेमिनेट हो जाएगा।
तो उसके बाद अदर्स गैस्ट्रोएंटरटाइनस, पोलियोमाइलिटिस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस होने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, सो जस्ट वेट, ठीक है, हेपेटाइटिस होने के चांसेस भी हैं। सो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, सो दैट वी हैव टू, मलेरिया की फीवर क्योंकि वो फीकल मटेरियल में चला जाता है, एंड देन देयर वुड बी द चांसेस। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें इन चीज़ों को कंपोस्ट में, बट विद द एनारोबिक बैक्टीरिया जो इसको किल करके देन दे कैन मेक द कंपोस्ट एंड ऑल। ओके, सो सीवेज पैटर्न्स भी हमें देखने पड़ेंगे। सीवेज पैटर्न्स के लिए हमें सैनिटरी फिटिंग्स करवानी पड़ती हैं हाउस होल्ड में, एस्टेब्लिशमेंट, तो कि वो एक सीवेज में ही जाएं, जो फीकल मटेरियल है या हाउस होल्ड ड्रेन्स हैं तो उसी में जाएं। पब्लिक ड्रेन्स एंड सीवेज भी हैं, ठीक है, मैन होल्ड टैप्स भी हैं। सो सीवेज डिस्पोजल कहाँ होना चाहिए, कि जैसे रिवर आउटफॉल होना चाहिए, सी में आउटफॉल होना चाहिए, सीवेज फार्मिंग होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स में उसका जाना चाहिए, सो दैट वी कैन बी चेंज्ड। जो इन्फेक्टेड मटेरियल है दैट कुड बी एक्चुअली चेंज्ड। ओके, सो द वाटर सप्लाई एंड द सैनिटेशन प्रोग्राम्स इन द रूरल एरियाज कैसे होगा। विलेज सप्लाई वाटर प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम्स हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ मिनिमम नीड प्रोग्राम है, इनकी हेल्प लेके वी कैन एक्चुअली गो थ्रू दैट। ठीक है, वाटर की कंटेमिनेशन को रोक सकते हैं। हैंड पंप्स बेस्ड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम्स भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल दिस बिलोंग्स टू योर क्या कहते हैं इसको, ये वाटर एंड द सीवेज मटेरियल्स को करके। ठीक है, so this is all about the water table. ठीक है, so if any question, I'm just giving you a few minutes. Okay, if you want to ask any questions. So next chapter is on the personal hygiene. So this is these all na these chapters are very much related. Okay, so जैसे वो पहले water disposable, that is also something with the dealing with the hygiene. Anyone, if you want to ask anything, everyone today you people not responding. Why? सब समझ आ रहा है? ये पहले पढ़ लिया था, कोई भी नहीं बोल रहा है। Aerobic bacteria, so these are something which are oxygen based. Okay, so these are various kind of, it's a group of bacteria, I don't want to name them, many kind of the bacteria, there are aerobic ones, but they are used for the making the dung. हमने क्या करना है, जो बेसिकली हमारा वेस्ट है ना, अब उसको कहाँ कहाँ फेंक, देखो जमीन पे इतनी पॉपुलेशन हो गई है, देयर आर सो मेनी कंट्रीज। ओके, तो इतनी वेस्ट है, हर जगह वेस्ट है, पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगी वेस्ट उतना होगा, जमीन कम हो जा रही है, सो वी हैव टू मेक। सो गवर्नमेंट ने क्या कहा, कभी ये कहते हैं कि अलग से डंपिंग ग्राउंड बना दो,
कभी कहते हैं कि जो वेस्ट है उसको कंपोस्ट में चेंज कर दो, कभी कहते हैं कि उसको क्लोरीनेशन कर दो या कुछ कर दो, मतलब दीज आर द डिफरेंट मेथड व्हिच आर प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑब्वियसली विद द साइंटिस्ट एंड ऑल, हर बार नया मेथड, हर बार नया मेथड। सो एरोबिक बैक्टीरिया ना कॉम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्चुअली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, जैसे हम सांस लेते हैं ना, सो वी आर द एरोबिक वंस, ठीक है, एरोबिक मींस वी एक्चुअली रेस्पायर विद ऑक्सीजन, बट देयर आर सम organisms which actually still are anaerobic, जो ऑक्सीजन नहीं चाहिए उनको, ऑक्सीजन से रिलेशन है, वेयर द ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व देन वी यूज द वर्ड एज एरोबिक, व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व देन वी यूज द वर्ड एज एनारोबिक। आपको पता है जब अर्थ पे लाइफ आई थी तो सारा का सारा एनवायरनमेंट एनारोबिक था, बिकॉज देयर वाज नो ऑक्सीजन। फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई, ठीक है, उसके बाद इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द एरोबिक, पहले एनारोबिक था देन द एरोबिक। अब तो हमारी जो ओजोन लेयर्स है दिस इज ऑल ऑक्सीजन बट दिस इज इन अ डिफरेंट एलिमेंटल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द O3। ओके, सो दैट इज आल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जो जितने भी कंपोज वाले होते हैं ना, जितने भी हमारी जो डीकंटामिनेशन करनी है, हमने रिमूव करना है, डी मींस द रिमूवल, डी ई रिमूवल ऑफ द डीकंटामिनेशन। ओके, Satinder Palji, I mean, you are from which batch? I think you are the new one. I don't know. Okay, that's fine. So we will be going to continue on the personal hygiene. Okay, personal hygiene में क्या आता है? Personal cleanliness, exercise fatigue, postures सब कुछ आता है, और substances use जो हमने नहीं करने हैं, personal hygiene को maintain करना है, but नहीं करने alcohol and drug abuse, and clothing and footwear को भी clean रखना है, footwear को भी, clothing भी. So all this comes into the personal hygiene. सो पर्सनल हाइजीन क्या है कि इन्वॉल्व्स वेरी बेसिक स्टेप्स, जिसमें सबसे पहले आएगा इन्फेक्शन एंड द डिजीज से अपने आप को बचाना, ओनली देन वी कंटिन्यू वी टेक केयर अबाउट द हाइजीन ना, पर्सनल हाइजीन। सो हमें अपने आप को इलनेस से बचाना है, कोई डिजीज ना हो जाए, इन्फेक्शन से बचाना है, डायसेंट्री से बचाना है, ठीक है, एंड आपको आपको लीड करनी है हेल्दी लाइफ, एक्टिव एंड फुलफिलिंग लाइफ, और द मैक्सिमम फॉर आर एफिशिएंट, मतलब जितनी हम कर सकते हैं, जितनी हमारी एफिशिएंसी है, जिन कंडीशंस में हम रह रहे हैं, जितना हमारा पोटेंशियल है, और जितना हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, और जिस जिस तरह के मेजर्स हम यूज कर सकते हैं जस्ट टू मेक आवर सेल्व्स make hygiene personal, just to save ourselves from the infections, contaminations and all. Okay, so the and the personal ये सारा जो ये basic step है actually disease से बचाने का, सबसे basic step which starts at your home. So personal hygiene जो है ना involves the care and the cleanliness of the physical as well as the mental well-being, and the hygiene derives from the Greek word called the hygia. Basically this word came from the hygia and that it would be converted into the hygiene. वो एक hygia था जो goddess of health है, ठीक है, so this is supposed to look after the health of the people, ताकि hygiene use करो, hygia से था, goddess of health है, this is in a Greek. Okay, हाइजीन डील्स विद द इंडिविजुअल, सबसे पहले तो इंडिविजुअल से शुरू होती है, फिर फैमिली से शुरू होती है, फिर वो स्ट्रीट तक जाती है, देन इट डील्स विद द community and then cities and then obviously after all the country would be there. Okay, so it could be actually for the preservation of the healthy body, and healthy body होगी तो mind would also be behaving in a healthy way, because the healthy mind resides in the healthy body only. सो पर्सनल हाइजीन रखेंगे तो सबसे पहले तो हमारे को होंगी नहीं डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड ऑल. ओके, एंड देन द होल कम्स दिस होल आइडिया कम्स फ्रॉम द पीपल जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं. अदरवाइज ये आपको माइंड में डालना ही पड़ता है कि ये कंटेमिनेशन खाना नहीं है, आपको एजुकेट करना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन की डेफिनेशंस बतानी पड़ेंगी, सैनिटेशन एनवायरनमेंट्स बताने पड़ेंगे, और एनवायरमेंटल सैनिटेशन को करने के भी तरीके बताने पड़ेंगे, सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन रखना है, वाटर कैसे पॉल्यूशन फ्री रखना है, प्रॉपर सीवेज कैसे होगी, सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन रखना है, एयर फ्री मतलब पॉल्यूशन फ्री एयर को कैसे हमने मेंटेन करना है, ठीक है, सैनिटरी कंडीशंस कैसे, फूड सप्लाई कैसे क्लीन वे में हो, और रेगुलेशन ऑफ द हाउस एंड द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को कैसे क्लीनली वे में करना है. गंद में थोड़ा रहना है हमने, ऑब्वियसली
which is a word. Obviously it doesn't look sounds good, but है तो cleaning के against ना, hygiene के against है, so it's a negative word. So we can actually have to be very careful about all these things. So objectives क्या हैं हमारी पर्सनल हाइजीन के? सबसे पहले तो हमने स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्लीनलीनेस को, अपनी बॉडी को, अपने कपड़ों को, अपनी बॉडी को और ऑप्टिमम हेल्थ और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करके रखना है, तो हमें इसको मेंटेन करना है, ठीक है। एंड हमें रेस्ट, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड रिक्रिएशन एंड इन replenishing the one's capabilities for optimum performance को भी हमें इम्प्रूव्ड रखना है, बिकॉज इफ वी आर हेल्दी, हम प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये सब होगा और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। Summarize the role of habits and achieving the highest standards on the health and the activity, and go to guard against habits that undermine these. Okay, so list of the major loading the risk of the one's health and efficiency. Obviously health ठीक होगी तो you'll behave efficiently, you'll work efficiently, um, and आप अपनी हेल्थ को efficiently enjoy कर पाएंगे। But अगर आपका हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है तो आपकी एफिशिएंसी और हेल्थ हमेशा ही दिक्कत में रहेंगे, ठीक है। सो पर्सनल क्लीनलीनेस में सबसे पहले कीपिंग योर बॉडी क्लीन, सबसे पहले क्लीनिंग है, वाटर के साथ है, वाटर भी क्लीन होना चाहिए, ठीक है। And then cleanliness of the hands and the face and nails, because this is quite common. I'm not paying very much attention to that. Who people know what kind of the soap, what kind of the sanitization you can use for cleaning your hands and nails and all, cutting of the nails, cleaning of the nails. Okay, so you people are very much grown up, so all these things you are actually known, so all this you can write into that. So cleaning of the mouth and teeth, how to do with the brushing and the sticks and whatever you can use, this should be cleaned. And to these days mouth washes are also there. Okay, teeth ki cleanliness hai, odor ko bhi dekhna hai, if the odor from the mouth is coming, that something is bad with the teeth only, so your teeth is not actually doing good, so the decaying of the teeth, gums, oral tumor, सब कुछ आपको देखना है cleanliness. Okay, सो केयर ऑफ द हेयर टू, ऐसे नहीं है कि सिकरी हो रही है, डेंड्रफ है एंड लाइसिस हैं, cleaning and oiling and other things which should also be taken care of. These are the body parts. Okay, so dandruff should also be removed. Care of the eyes and the ears should also be there. Okay, so care of the external genitals also. Okay, so every opening should be taken care of. Okay, rest and sleep is also very much important. So 8 hours sleep is very much important, so that to maintain your physical activity, because if you don't sleep तो आपके फिजिकल एफिशिएंसी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. So exercise fatigue and the posture also. So सबसे पहले है कि एक्सरसाइज भी करोगे तो you'll be healthy, एंड फटीग है बिकॉज आपकी ऑक्सीजन कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी आपकी, और फटीग्ड नहीं रहेंगे और पोस्चर को भी ठीक से बैठेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी, एफिशिएंट होगी, एंड देन यू वुड बी. इन सब चीज़ों से बड़ा फर्क पड़ता है. इफ़ यू आर एक्चुअली एंजॉइंग दी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल ना, तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा कि वो आपकी बॉडी जो है उसमें आपको sedentary lifestyle say you would be prone to welcome some of the diseases, many diseases, not some of the diseases, many of the diseases you would be. ठीक है. So exercise fatigue and posture should also be very mandatory, very much mandatory अगर आप उसको अपने आप को ठीक रखना है. So fatigue से क्या होता है, मसल्स वीक होते हैं आपके, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो फटीग रहना शुरू कर देते हो. पोस्चर से भी आपको एंजाइटी एंड अदर थिंग्स दे एक्चुअली पहले तो मसल से शुरू होता है, फिर सर्वाइकल कर्वेचर पे फर्क पड़ता है, फिर नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं. सो इस तरह से चीज़ें आगे आगे एग्जैजरेट होके जाती हैं. सो आपके पोस्चर से भी फर्क पड़ता है. ठीक है. उसके बाद आपकी हैबिट्स हैं जो, ठीक है, वो भी हाइजीनिक होनी चाहिए. सबसे पहले क्या कि ईटिंग हैबिट्स रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे, जंक फूड नहीं होना चाहिए. ठीक है. क्लीन ऑफ द फूड, क्लीन फूड खाना है आपने, अच्छी हाइजीनिक कंडीशंस में खाओ. इट्स नॉट कि आपने बहुत ज़्यादा खाना, बहुत कम खाना, लिमिटेड फूड खाइए है. और हैंड भी आपके जो होने चाहिए दे शुड बी वेरी क्लीन, सो दैट स्मोकिंग शुड अवॉइड. स्मोकर्स हैं वो अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं अंदर से. यू कुड बी एक्चुअली, आपको इरिटेशन होगी थ्रोट में, कफिंग, फीजिंग, and some of the tobacco can kill to the cancer, heart diseases and in bronchitis हो जाएगा आपको. ठीक है. इस तरह की डिजीज, so you are making yourself so ill. ठीक है. बाउल हैबिट्स आपकी ठीक होनी चाहिए, बिकॉज इफ यू आर ईटिंग हेल्दी ना, टाइमली कर रहे हो ना, एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो देन यू वुड बी हैविंग दी
नॉर्मल बाउल हैबिट, सो द एक्सक्रीटरी फीकल मटेरियल आपका ठीक रहेगा। बट अगर आप जंक फूड खा रहे हो जिससे कॉन्स्टिपेशन हो रही है और आप ठीक टाइम पे नहीं खा रहे हो, इंटरवल्स नहीं है, वाटर इनटेक नहीं है, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन एंड अदर थिंग्स कुड ऑल्सो बी रिजल्टेड। ओके, सो सब्सटेंस अब्यूज में क्या आ जाएगा, आपको अल्कोहल लोगे उसके वेरियस बैड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, हैबिचुअल ड्रिंकिंग ऑफ द हार्ड ड्रिंक्स। ओके, सो जो माउथ की और थ्रोट की लाइनिंग को ये बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं। फाइनली लिवर में अल्सर्स करेंगे जाके, लॉन्ग टर्म क्रोनिक मिसयूज होती है जब अल्कोहल की। ठीक है, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस फिर ससेप्टेबल हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपकी मेम्ब्रेन्स इफेक्टेड है, तो छोटा सा भी कोई भी इन्फेक्शन आएगा देन यू वुड बी एक्चुअली सफरिंग विद दैट। ड्रग अब्यूज में बहुत सारी आज आ जाती हैं ड्रग्स। ठीक है, जिसमें स्टिमुलेंट हैं, एम्फिटामिन्स, कोकेन्स, डिप्रेसेंट में वेलियम कंपोज वगैरह है, नारकोटिक्स में है हीरोइन एंड ऑल, एलसीडी जो वट एवर, मैरिजुआनास एंड ऑल। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स जिसमें आपकी फिजिकल एडिक्शन भी होती है, नोजिया, हेडेक एंड कोल्ड स्वेट्स एंड ये सारे आएंगे। साइकोलॉजिकल एडिक्शन भी हो जाती है। ठीक है, बिकॉज आप सिचुएशन से कोप अप ही नहीं कर पा रहे हैं, देन यू आर बिकमिंग एडिक्टेड टू दीज। फंक्शनल एडिक्शन भी हो जाती है कि ड्रग पे ना आप एलिवेशन ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स को लेके आप कर रहे हो। ठीक है, एम्फिटामिन्स एंड कोकेन्स एंड द बार्बिचुरेट्स, ट्रैंकुलाइजर्स, ओपियम, कॉफिन, कोडीन एंड हीरोइन, एलएसडी एंड मैरिजुआनास वगैरह, इनहेलेंट्स पे भी आप डिपेंडेंट हो जाते हो। सो अब इन चीज़ों से आप दूर रहिए बिकॉज ये डिपेंडेंट है। अगर आप इसको छोड़ेंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे तो आप उसमें से नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, and now you have to be taken care of your clothing also for cleanly and hygienic process to protect the body and against the wind, cold, heat, rain and snow। obviously तो टाइमली आप मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से आप बॉडी पे आप clothing लेंगे to maintain the body temperature, to cover the body and enhance the appearance also। these are some of the factors। okay, so this chapter is like ऐसे ही फुटवेयर का आपको ख्याल रखना है, साइज का, कवरिंग के लिए। और अगर आप ऐसे वो मत पहनिए जिससे आपके कॉन्स हो जाएं, बायूनियंस हो जाए, ब्लिस्टर्स हो जाए, हैमर टो हो जाए। ठीक है, एंड ऑल दीज थिंग्स एंड जेनाइटल्स की भी कंट्रोल आपको रखना है, क्लीनिंग अपने प्राइवेट पार्ट्स की रखनी है, so that you cannot have just those diseases। ठीक है, अब आगे हमारी आ गई है ये लिटिल बिट, दे आर द कॉमन चैप्टर्स बिकॉज आई रियली वांटेड टू गो हार्ड, बट जिस चैप्टर पे ज्यादा पढ़ाना है आई कैन एक्चुअली मेक यू अंडरस्टैंड, बट दीज आर द कॉमन चैप्टर्स यू कैन एक्चुअली रीड एंड देन यू कैन एक्चुअली राइट ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो ये सारे पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं, सो दिस इज क्वाइट एन ईजी वन। सो पब्लिक एंड होम सेफ्टी में भी आपको क्या करना है, एरियाज जो हैं दैट हैव अ पोटेंशियल एक्सीडेंट्स एंड हैव अ पोटेंशियल एक्सीडेंट्स को देखना है, उन एरिया को और उस जगह को। ठीक है, सेफ्टी के लिए। और आपको पब्लिक सेफ्टी में क्या करना है, ये तो था होम सेफ्टी के लिए, तो पब्लिक सेफ्टी के लिए जो रोड एक्सीडेंट्स हैं एंड एरोप्लेन एक्सीडेंट्स को बताना से बचना है। प्रिवेंशन के लिए इंडिविजुअल मेजर्स हैं और इंसिडेंट्स ऑफ एक्सीडेंट्स को भी आपने करना है। ठीक है, सो इसमें कौन से मेजर्स होते हैं, इसका सेफ्टी एट होम। सबसे पहले आपको क्या है कि सबसे पहले आपको देखना आपके घर में मेंबर्स कितने हैं, ओल्ड कितने, यंग कितने, चिल्ड्रन कितने हैं, तो उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है। ओल्ड एज पर्सन के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर्स होंगे। ठीक है, सो क्योंकि वो ज्यादा प्रोन है, नाउ दे कैन नॉट जस्ट वॉक, दे फिसल सकते हैं। ठीक है, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं दे कैन ऑल्सो, जो इधर उधर भागते हैं, दे डोंट हैव कंट्रोल, सो उन लोगों की सेफ्टी के लिए आपको अलग से रखना पड़ेगा। सो एरिया होम एंड विच इज हाईली पोटेंशियल फॉर द एक्सीडेंट्स, जैसे डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ टाइल्स, फिसलने वाली तो नहीं है, बाथरूम में ऐसी टाइल्स तो नहीं लगी हैं। ठीक है, और कीप आपको बाथरूम फ्लोर को ड्राई रखना होता है। ठीक है, तो कीप द फ्लोर स्क्रब्ड एंड क्लीन रखना है, डर्ट भी नहीं होनी चाहिए। वेट फ्लोर एंड सोप को नहीं यूज करना है। प्रेजेंट ऑफ द स्लिपर्स कैसे पहनते हैं, बकेट्स, इंजरीज ना हो जाए, ऐसी चीजें, ऐसा फर्नीचर नहीं है जिसमें आप लगे और गिर जाएं। किचन में भी गैस स्टोव एंड सिलेंडर का ख्याल रखना है, किस तरह से, प्रेशर कुकर्स है, हॉट ऑयल को कैसे रखना है, ये सेफ्टी मेजर्स हैं। ठीक है, लॉन्ग हैंडल्स ऑफ द वेसल्स ऑन द फायर कैसे हैंडल करना है, अगर आपके पास बड़े वेसल्स हैं, बॉइलिंग वाटर है, हॉट बॉइलिंग वाटर, उसको कैसे हैंडल करना है। ये थोड़ा कि पतीला भरा था आपने ऊपर ही गिरा लिया, या बच्चा है जिसको हैंडल करने के लिए भेज दिया। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शुड ऑल्सो बी देयर, नाइफ्स को भी बहुत अच्छे से रखना होता है।
ठीक है। और आई साइट के लिए सिंथेटिक मटेरियल क्लोथिंग का भी पूरा ख्याल रखना है आपको। स्टेयर केसेस पे का भी ख्याल रखना है, फिसलने वाले ना हो, प्रॉपर हैंडल्स हो, बच्चों के लिए अलग हो, बुजुर्गों के लिए देखना है कि वो कैसे जाएंगे। आपकी स्टोरेज प्लेसेस का आपको ख्याल रखना है, फैसिलिटीज जहाँ आपने रखी हैं। ठीक है। सो जो स्टोर फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद एलिवेटर्स और लिफ्ट्स का भी ख्याल रखना है कि वो प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है, मतलब उसमें भी वेंटिलेशन है या नहीं है। भी ऐसा नहीं है कि अगर लिफ्ट में जा रहे हैं वेंटिलेशन नहीं है, समटाइम्स लाइट चली जाती है, तो इट वुड बी गिविंग यू द ड्रास्टिक एडवर्स रिजल्ट्स। ओके। अब पोटेंशियल एक्सीडेंट्स का होते हैं। पार्किंग योर व्हीकल, जहाँ पे पार्किंग करनी है प्रॉपरली पार्क किया है या नहीं है। ठीक है। बच्चे तो नहीं है वहां पे आसपास, क्योंकि आपको खाली ग्राउंड छोड़ना है। ठीक है। बैकिंग योर कार ऑन होम यार्ड में भी आपको देखना है। बच्चे कई बार पीछे से भूल के आ जाते हैं, बुजुर्ग तो नहीं चल रहा है, आपका ड्राइवर सीट पे बैठे हो, तो आपको यू हैव टू टेक केयर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। डीप फ्राइंग इन द किचन जब आपने करना, ऑयल से प्ले करना है, देन ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड द प्लेइंग विद द फायर क्रैकर्स एट दी, जब भी कोई भी आपके त्योहार आते हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स हैं, देन ऑल्सो कीपिंग दी बेडरूम वार्म। अगर बहुत कोल्ड है तो वार्म रखना है, अदरवाइज द कंडीशंस आर नॉट वेरी गुड इन दी बेडरूम। जब सोना है तो ठंडी लग जाए, दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर द कंडीशंस ऑफ द होम। ठीक है। क्लीनिंग हैंडली ऑफ द फायर आर्म्स एट होम, जब आप आग लगाते हो या चूल्हा जो होता है ना जिसपे खाना बनाते हैं, तो उस पे ध्यान रख के आपको बनाना है। यू कैन नॉट जस्ट टेक कैजुअली टू दीज। यूजिंग ड्रिलिंग मशीन्स, इलेक्ट्रिक शावर्स, आयरनिंग प्रेस को यूज करते हुए, अ सिंपल ऑलमोस्ट डेली कोर आयरनिंग जो है, आयरन को रखने का तरीका, क्योंकि बच्चा आके टच कर ले या बुजुर्ग को पता नहीं चला, आपने ऐसे किया, ऐसे यहीं पे रख दिया। यूजिंग प्रेशर कुकर्स ऑल्सो। ठीक है। अल्कोहलिक बेवरेज एक्सेस में नहीं लेनी है, और सामने अवेलेबिलिटी भी नहीं होनी। दे शुड बी एक्चुअली पुट इनटू दी सम लॉक वाले में। अगर छोटे बच्चे हैं उसको क्या पता वो कुछ भी खोल के पी जाए। ठीक है। तो गिविंग बाथ टू द बेबीज, वेन एवर यू वुड बी गिविंग बाथ टू द बेबी, तो एक प्रॉपर होना चाहिए बेस जिसके ऊपर आप उसको करा रहे हैं। तो डिपेंड करता है हर चीज के लिए। ठीक है, कि उसको कैसे आपने नहलाना है, कैसे करना है। बिकॉज अगर बड़े टब में डाल दिया, बच्चा छोटा है, सो देयर कुड बी द एडवर्स सर्कमस्टांसेस विच वी कैन फेस। ठीक है। और इसमें क्या है कि जब कोई अब ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं कि अगर कोई खाना खा रहा था, उसके स्टक कर गया समथिंग इन थ्रॉट में, तो उसको पहले स्टैंड करो बिहाइंड से, उसको आर्म से उसको पकड़ो, एंड देन उसकी बेली को पहले ऐसे दबाओ, नेवल को एंड रिब्स को, एंड देन प्रेस हिज बेली, सडन जर्क देके तो वो बाहर आ जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोसेसेस, अगर आपको अगर कभी ऐसा हो जाता है। स्लीपिंग टाइम भी ऐसा ना हो कि बच्चे सफोकेट हो जाएं, उसको बहुत कवर कर दिया, या खिड़कियां नहीं खुली, या कोई जाली वाले दरवाजे नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी टेकन केयर ऑफ। अगर स्मोकिंग स्पेशली इन दी बेड, स्मोक कभी भी बेड में बैठ के मत कीजिए, कि समटाइम्स अगर आपने उसको कहीं उसका कोई चिंगारी सी लग जाती है, स्मॉल पॉइंट ऑफ दैट हीटेड वाला, तो उससे जल सकता है और ज्यादा आग लग सकती है। ठीक है। तो थिंग्स दैट नॉर्मली यूज्ड एट द होम एंड बिहेव पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट्स। तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल आइटम्स का हमें ज्यादा ख्याल रखना है। मेडिसिन एंड केमिकल्स को कैसे, पेस्टिसाइड एंड एक्सीसाइड, अगर हम पीछे कोई किचन गार्डनिंग है उसमें यूज करते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। शार्प टूल्स एंड नाइफ्स को ध्यान से रखना, फायर आर्म्स एंड फायर क्रैकर्स को, मोटर व्हीकल्स को, टीवी टेलीविजन सेट्स, ऑब्वियसली दे शुड बी वेरी। ग्लू को कैसे रखना है घर में, बिल्कुल बचा के, क्योंकि हैजर्डस इफेक्ट्स हो सकते हैं। समटाइम ना ग्लू की बोतल एक बच्चे ने ना मुंह में ऐसे कर ली थी और सारा ही, आई मीन आई हैव सीन दैट, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। प्लास्टिक बैग्स को भी अपने ध्यान से रखना है। इवन द बलून्स जब बच्चे फुलाते हैं ना मुंह से, तो वो फट जाता है, एंड देन दैट कैन आल्सो बी स्टिक। सो दीज आर होम सेफ्टीज। ओके। सो द प्लांट्स एंड बेरीज का भी ख्याल रखना है कि इंडोर सोर्सेज ऑफ द डेंजर जब है। ठीक है। सो द सेम ट्रस्ट ऑफ द माइलस्टोन ऑफ द बेरीज, कहते हैं कि हमने इसको, ये बच्चों को किल कर सकता है। टेस्टर बीन्स में डालिए, और एक्सीडेंट्स वुड बी रिमूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द माउथ, एंड डॉक्टर को इमीडिएटली आप बुलाइए। ठीक है। पब्लिक सेफ्टी में हमें, पब्लिक में जाके हमें रोड एक्सीडेंट्स का ख्याल रखना है। ठीक है। फास्ट एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स हमारे आसपास हैं, किस तरह से चल रहे हैं, पेडेस्ट्रियंस चल रहे हैं, चिल्ड्रन हैं, गोट्स हैं, चिकन्स हैं, आसपास घूम रहे हैं, बफेलोज हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू आर ऑन द रोड। पुअरली मेंटेन्ड व्हीकल्स नहीं होने चाहिए, अपने व्हीकल को अच्छे से मेंटेन कीजिए। ठीक है। एंड ओवरलोडिंग ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना, ट्रक्स पे नहीं करना है, और इन चीज़ों का ख्याल रखना है।
ठीक है, पुअर रोड सरफेसिस है, इनएडिक्वेट लाइटिंग हो सकती है समटाइम्स, दैट कैन लीड टू द लेस विजिबिलिटी एंड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और स्पीड ब्रेकर्स का ख्याल रखना है, क्रॉसिंग द ट्रैफिक लाइट्स ख्याल रखना है, inadequately trained unintelligent traffic police who are not committed to their duties, उनका भी ख्याल रखना है कि if they are not doing their duties. ओके, सो स्पीड का ख्याल रखना है अपने व्हीकल की, टाइप ऑफ व्हीकल जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो रोड पे स्पीड की सेफ्टी की जो लिमिट्स हैं, यू हैव टू रन थ्रू दैट. एंड एज ऑफ द ड्राइवर शुड ऑल्सो बी मेंटेन, बिलो 18 को हम ड्राइव नहीं करने देते हैं, सो दे कैन नॉट बी प्रोवाइडेड द लाइसेंस एंड ऑल. ठीक है, सो रिस्की हो जाता है नाइट ड्राइविंग, अल्कोहल पी के ड्राइविंग. ठीक है, एरोप्लेन के एक्सीडेंट्स, उसमें क्या है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए पोटेंशियल एक्सीडेंट्स, और सबसे पहले अगर सेफ होना है ना तो आपको पता होना चाहिए किस तरह का एक्सीडेंट है, अब इसमें क्या करना है. तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, अगर बच्चे ने कुछ फंसा लिया उसको कैसे हैंडल करना है, रोड के एक्सीडेंट को कैसे हैंडल करना, कोई बुजुर्ग बाथरूम में गिर गया उसको कैसे हैंडल करना है, और किचन में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है ऑयल के साथ है नॉट ऑयल के साथ, उसको कैसे हैंडल करना है. सो ऑल दीज केसेस शुड बी हैंडल्ड डिफरेंटली, सेपरेटली. ठीक है, सो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और टाइप ऑफ द एक्सीडेंट पे ही डिपेंड करता है कि किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है और किस तरह का आपको टेक केयर करना है, और किस तरह का मतलब मेजरमेंट के लिए जाना है, डॉक्टर को कॉल करना है, पुलिस को कॉल करना है, फायर वाले को कॉल करना है. सो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है. ठीक है, सो नाउ दिस इज अ डाइट. अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर. बेसिक प्रिंसिपल है, अगर डाइट खा लेनी है आपको किसी भी डिजीज में, सो आपको पहले देखना पड़ेगा विच टाइप ऑफ अ डिजीज इट इज. ठीक है, तो डिजीज की प्लानिंग डिजीज के हिसाब से होगी. अगर तो डायबिटीज है, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन हुआ है तो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलरा हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ, एंड दैट काइंड ऑफ डिजीज बच्चे की एज पे भी डिपेंड करता है. बच्चा है बहुत छोटा, और अगर बुजुर्ग है, यंग है, अडोलोसेंस हैं, अडल्ट हैं, मेल है, फीमेल है, प्रेग्नेंट है, या नॉन प्रेग्नेंट है. सो जो डाइट है वो पेशेंट की दैट इज सफरिंग विद दिस स्पेसिफिक डिजीज इज कॉल्ड द थेराप्यूटिक डाइट. उसको हम थेराप्यूटिक डाइट के अंदर ही आती है, बिकॉज वेन एवर वी गिव द डाइट इन अ डिजीज, एनी काइंड ऑफ अ डिजीज, वेदर क्रोनिक है, अक्यूट है, टेम्पररी है डिजीज, कुछ भी अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वेन एवर वी आर प्रोवाइडिंग एनी डाइट, so that would be actually known as the therapeutic diet. Okay, so इसको हमने अगर प्रिपेयर करना है तो वहाँ पे हमें न्यूट्रिशन, सबसे पहले वो डिजीज देखनी है, फिर हमने देखना है कि अगर डिजीज है और किस तरह की डिजीज है, एज क्या है, सिवेरिटी ऑफ डिजीज क्या है, ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है नहीं ले रहा है, डॉक्टर को कंसल्ट किया है क्या नहीं किया है, अलॉन्ग विद दैट मेडिसिन क्या देना है. सो वी हैव टू. अब यहाँ पे आपकी बुक में एक केस है कि अगर एक एग्जांपल है, सपोज कि गोपी सफरिंग फ्रॉम द नेफ्राइटिस. ठीक है, एंड नेफ्राइटिस इज इंफ्लामेटरी कंडीशन, ऑब्वियसली किडनी डिजीज है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है. सो हर किडनी फंक्शन इज अफेक्टेड, तो किडनी वर्क नहीं कर रही है क्योंकि किडनी की इन्फेक्शन हो गई है. So she is vulnerable to excessive electrolytes such as the sodium and the chloride resulting in their accumulation in the body. तो हमने क्या करेंगे, क्योंकि किडनी है अब वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है इलेक्ट्रोलाइट्स, बट हमारे फूड में अगर सोडियम एंड क्लोराइड यूजुअली है तो वो अब एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे. अब सेकंड केस है, कार्तिक कंप्लीटेड 45 बर्थडे लास्ट वीक एंड हैज बीन सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज फॉर 5 इयर्स नाउ. मतलब 40 का था, उसको डायबिटीज का ऑनसेट हो गया था, तो लैक ऑफ इंसुलिन है अब उसकी बॉडी में, तभी तो डायबिटीज से सफर करना है. हिज बॉडी इज अनेबल टू यूटिलाइज दी कार्बोहाइड्रेट एफिशिएंटली, क्योंकि लैक ऑफ इंसुलिन है तो कार्ब्स खाएंगे तो वो यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं. तो अब हमने इनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है. अब हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर नेफ्राइटिस है तो इनएबिलिटी होगी हमारी किडनी की, इफेक्टिवली नहीं काम कर रहा है. सो अब एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो गई है किसकी, वाटर की भी, क्योंकि किडनीज काम नहीं कर रही हैं. इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में जमने शुरू हो गए, एंड वो ब्लड में आने शुरू हो जाएंगे, एंड फाइनली फिर टिश्यूज में फैलने शुरू हो जाएंगे. मतलब किडनी से वापसी हो गई है, ब्लड में आ गए एंड देन टिश्यूज में. ठीक है, सो गोपीज केस में क्या होगा, जो भी हमने केस लिया है, इनटेक ऑफ द सोडियम एंड प्रोटीन हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड. अब हमने प्रोटीन ही हटा देना उसकी बॉडी में से और सोडियम को भी रिस्ट्रिक्ट करना है. क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन ना जो है वो प्रोडक्शन किसकी करेंगे, यूरिया, और यूरिया पहले ही अकोमुलेट होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द नॉन फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर एम्फेसाइज्ड. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं
उनको हम एम्फेसाइज कर सकते हैं। प्रोटीन हटाएंगे तो एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बिकॉज जो गोपी है वो डायबिटिक नहीं है। तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से हम सप्लाई करेंगे, सो दैट एनर्जी तो मिले ना बॉडी को, फाइटिंग स्पिरिट और फाइटिंग कैपेसिटी तो बॉडी में आए। एंड देन फाइबर और स्टार्च दे सकते हैं हम उसमें, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड शुड बी अनसैचुरेटेड वन, फैट्स जो है वो अनसैचुरेटेड हमने देने हैं उसको। अब राजू को अगर फीवर हो गया है और उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत अप चला गया है, तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी की भी नीड होएगी हमें। मेटाबॉलिक रेट हो जाता है ना, तो प्रोवाइडिंग मोर एनर्जी, फीवर से भी है। तो उसको डाइट ऐसी चाहिए जिसमें मोर एनर्जी हो, तो वो कार्ब्स ही होते हैं, ठीक है, वो कार्ब्स होंगे उसके। तो इस तरह से हमें चीज़ें देनी है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डिजीज, कंडीशन ऑफ द डिजीज, ठीक है। अब हमारे पास ऐसी भी चीज़ें आ सकती हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ द डिजीज होगा फूड इनटेक एंड डाइटरी पैटर्न्स के लिए। तो उसमें हमें क्या होगा कि डिजीज में भी ऐसी हो जिसमें पेशेंट को ना अब लैक ऑफ एपेटाइट हो गया, ठीक है। वो वैसे ही कम खा रहा है बिकॉज उसको भूख ही नहीं लग रही है। सो लेकिन समटाइम्स क्या है, किसी वक्त लगती है, किसी वक्त नहीं लगती है। सो उसमें डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो हमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, सो दैट थेरापेटिक डाइट्स देनी है हमें, स्मॉल डाइट्स देनी है काफी बार। चेंज इन दी कंसिस्टेंसी, सॉलिड मत दो, फ्लूइड एंड सॉफ्ट डाइट्स पे लेके आओ उसको, ठीक है। इंक्रीज द कंटेंट एंड द कंट्रीब्यूशन, लो एंड हाई कैलोरिक डाइट्स दो, ठीक है। थोड़ा अमाउंट दो बट उसमें हाई कैलोरीज हो, ठीक है। इस तरह की चीजें। प्यूरिन डाइट्स गाउट में रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, एंड देन डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए हो जाएगी, and inclusion of more or the less amount of the one or more nutrients in the substances, जैसे low purine diet in gout और high vitamin A diet in deficiency of the vitamin A, ठीक है। इंक्रीज द फाइबर कंटेंट, एलिमिनेशन ऑफ द क्या होगी, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स निकालने पड़ जाएंगे हमें, ब्लैंड डाइट्स पे डालना पड़ेगा। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द स्पेसिफिक फूड्स, डाइट को अगर किसी से एलर्जी है तो उसको रिमूव कीजिए, अगर अच्छी है तो उसको इंक्लूड भी कीजिए। चेंज इन इंटरवल ऑफ द फीडिंग मील फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। अब अगर नॉर्मल डाइट दे रहे हैं हम, तो उसमें अगर मॉडिफिकेशन करते हैं कंसिस्टेंसी में, हो सकता है हमें फुल फ्लूइड डाइट पे जाना पड़े, क्लियर फ्लूइड डाइट्स पे जाना पड़े, सॉफ्ट एंड मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट्स पे जाना पड़े। समटाइम्स हमें इंट्रावीनस फीडिंग देनी पड़ सकती है, ट्यूब फीडिंग देनी पड़ सकती है, गैस्ट्रोक्नोमी देनी पड़ सकती है, जेजिनोस्टोमी देनी पड़ सकती है डाइट, ठीक है। अब न्यूट्रिशनल केयर अगर हमें किसी की करनी है, इसका कंसेप्ट में क्या आता है, सबसे पहले तो हमें नेचर एंड पॉसिबल ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज देखनी है कि कितनी देर से है और कितनी सिवियरिटी भी है, अंडरलाइंग द कॉज ऑफ द डिजीज हुई कैसे थी, और फूड हैबिट्स उस पर्सन की देखनी है, ओनली देन वी कैन गिव द डाइट, ठीक है। हम कुछ देंगे और उसको पसंद नहीं था पहले से ही, सो अब वो बीमार है तो और ही बिल्कुल नहीं खाएगा। तो नेचर ऑफ द डाइटरी चेंज इज रिक्वायर्ड एंड द प्रॉब्लम ऑफ सच फूड एलर्जीज भी हमने देखनी है। अब हमें एस्टिमेट लगाना पड़ेगा एडिक्वेसी ऑफ द पेशेंट्स, यूजुअली डाइटरी इनटेक को, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा, प्लान्स ऑफ द ओवरकमिंग न्यूट्रिशनल एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर पेशेंट एजुकेशन को देखना पड़ेगा, नोट्स ऑफ द प्रोग्रेस भी बनानी पड़ेगी, अगर हम दे रहे हैं उसको डाइट्स को, वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, वेदर वी आर गिविंग, प्रोवाइडिंग और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जो डाइट में, दैट इज ऑल्सो वर्किंग और नॉट, वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो वी हैव टू कंटिन्यू, अगर नहीं कर रही है देन वी अगेन हैव टू मॉडिफाई, ठीक है। evaluation of the how successful diet therapy has been, we have to be very careful about that, okay। सो न्यूट्रिशनल एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर्सन का क्या रोल है, उसको प्रमोट करना है प्रिवेंटिव मेजर्स और डील करना है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स विच इज अ हाई रिस्क, जो डिजीजेस हाई रिस्क पे होती हैं किसी भी पॉपुलेशन में, उसका हमें ध्यान रखना है कि इस पॉपुलेशन में ये डिजीज होती है, सो वी हैव टू ऑल्टर, मॉडिफाई, ताकि उस चीज में, उस पॉपुलेशन में से वो डिजीजेस को हम थोड़ा कम करने में हेल्प करें। एडवाइजिंग पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, हु आर एट द रिस्क ऑफ द डेवलपिंग अ डिजीज, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो ऑलरेडी डिजीज हो रही है और कहीं उनसे बाकियों को ना हो जाए, तो उनको हम क्या दें, जैसे कोरोना से बचा रहे थे, जो कोरोना हुआ है जिनको, उनको हम अलग तरह की अल्कलाइन डाइट दे रहे थे, बट इनको भी दे रहे थे कि इनको प्रिवेंटिव इम्यूनिटी बूस्टर्स और बाकियों को ना हो जाए। पुटिंग पीपल इन टच विद द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स एंड सेंटर स्टाफ के साथ, ठीक है।
एंड इन्फॉर्मिंग द कम्युनिटी अबाउट द रेफरल सर्विसेज बतानी पड़ेंगी, प्रोविजन बताना पड़ेगा कि कहाँ पे जाके आप पेशेंट अपना जाके जा सकता है, समटाइम्स स्मॉल डिस्पेंसरी से हायर हॉस्पिटल्स को रेफर करना पड़ जाता है। सो ऑल दिस थिंग शुड बी एक्चुअली टेकन केयर ऑफ। और अगर हमने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को हमने अगर करना है खत्म, तो हमें बड़ा कुछ देखना पड़ेगा। एनर्जी देनी है तो कार्बोहाइड्रेट फैट रिच डाइट देनी पड़ेगी। उसमें हम दे सकते हैं बनाना, सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स, मैंगो। शुगर को भी हम दे सकते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में, या फिर फैट रिच डाइट दे सकते हैं, नट्स दे सकते हैं, ठीक है, कंटेनिंग हाई अमाउंट्स ऑफ द फैट, वेजिटेबल ऑयल, घी, वनस्पति, सब कुछ दे सकते हैं। अगर प्रोटीन देने हैं हमें तो पल्सेस, मिल्क प्रोडक्ट्स, ईट एग्स, मीट, फिश एंड द नट्स एंड ऑयल सीड्स दे सकते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, देन वी हैव टू सी कि विटामिन ए किस में है, रेटिनॉल की फॉर्म में, लिवर, एग योक, क्रीम, बटर, घी, मिल्क, सब में। बीटा कैरोटीन होता है हमारा येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स में, लीफी वेजिटेबल्स में। सो विटामिन डी अगर देना है तो एक्शन ऑफ द सनलाइट हमें हमें बिठाना पड़ेगा उस पर्सन को, ताकि सनलाइट से विटामिन डी आए। एनिमल फूड्स में हमारे एग्स, बटर, फिश ऑयल, लिवर ऑयल देना पड़ेगा जिसमें विटामिन डी रिच है। सो विटामिन ई के लिए हमें वेजिटेबल ऑयल्स, होल ग्रेन्स, डीप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, pulses, nuts and oil seeds। विटामिन के लिए डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग योक्स एंड लिवर्स देना पड़ेगा। थायमिन एंड B1 के लिए अगर इफ द डेफिशिएंसी इज देयर, तो होल ग्रीन सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, योक्स, मीट देना पड़ेगा नॉन वेजिटेरियन में। राइबोफ्लेविन में B12 के साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, ऑर्गन मीट्स लाइक लिवर एंड किडनी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। niacin की अगर definition, obviously you can go through that your book, I'm just reading this one, this is not a good idea, okay? So you can actually go through all this. So today also I have finished the 4 chapters. So next time we will be going through the dietary management of the nutrition related disorders and the associated problems, okay? So we'll be going through all these things. So today for this is the time for the questions. If this could be actually okay, I can share my email ID. So this is bhattijk at the rate of sorry, yeah. So I have shared my email ID with you all. Okay. So somebody was asking. So Shivani was asking. So I've just given you the idea. Okay. So I think this is done for today. So we'll meet and keep on typing your questions on the WhatsApp. Okay. I'll take individually if I can answer in the group also, but otherwise I will be taking those questions because आप type नहीं करते हो कुछ भी नहीं, so I just teach myself and then I'll take the questions in between. So today the chapters are very good, ऐसी बात नहीं है। आप पढ़ोगे, आप पढ़िए, उसको देखिए and then you can easily एक बार books के through जाएंगे ना, go through your books. Okay, so individually I have told you everything about concerning your books too. So मैं भी आपकी books consult करके पढ़ती हूँ, so as मतलब आई ट्राई माई बेस्ट कि कितना भी सिलेबस आई शुड कवर। सो बट आप गो थ्रू दैट, यू हैव अ 1 week फॉर ऑलमोस्ट, you can cover all these chapters. Yesterday I've gone through the 4 chapters and today also I've gone through the 4 chapters, and now you have to go through the 8 chapters, okay? And again if you can read before 9 10 chapters पढ़ेंगे, and then when I would be teaching, it would be great for you because you'll understand more about that, okay? So this is DNHE2. Again, I'm just telling you this is DNHE2 is going on, and we have finished the 8 chapters, okay, of that. And if you want to ask, type the questions in the WhatsApp groups, or you can actually individually be bhejna hai. So you can actually send me the question, and I'll be like, I'll try to answer those questions, okay? So it's time to close the class. Thank you so much for attending the class and waiting for the questions, and we'll meet the next time. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Okay. Thank you. थैंक यू करने के लिए जो है ऑडियो कर दिया हूँ।